Okay, the second class of company analysis, forecasting the future. In the first class, we had entered into learning outcome statement number A, LOS-A, where we were discussing the principles and the approaches to forecasting. In fact, LOS पे principles and approaches लिखा हुआ है, मैंने उस पर 4 में डिवाइड कर दिया था. If you check your notes, one was principles, second was objects, third is approaches, and the fourth is forecast horizon. Correct? You all can see it. Principles डिस्कस कर चुके कि यार वैल्यू सिंप्लिसिटी, दैट इज पार्सिमोनियस, जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड मत करो. एंड नंबर 2, उसी चीज को फोरकास्ट करो जिसका रेगुलरली डिस्क्लोजर होता है. ओके, विच इज डिस्क्लोज्ड रेगुलरली, उसको फोरकास्ट करो. अदरवाइज डिस्क्लोजर के बिना कैसे फोरकास्ट करोगे? कभी कभी कोई चीज़ डिस्क्लोज होता है तो ये 2 पॉइंट प्रिंसिपल्स पे लिखाया था. बहुत ही ईजी था, सिंपल था, टॉकेटिव. ऑब्जेक्ट्स में भी डिस्कस्ड. ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या फोरकास्ट करे सर, क्या? तो क्या में 4 चीज़, या तो ड्राइवर्स, या फिर लाइन आइटम, या फिर समरी आइटम्स, और या फिर एडहॉक आइटम्स. ठीक है. जब मैं क्लास एंड कर रहा था तो एक स्टूडेंट है यहाँ पे, मानस, उसका एक डाउट था, बट आई हैड क्लोज द क्लास बाय दैट टाइम. मैंने एडहॉक आइटम्स में क्या बोला कि कोई ऐसा आइटम है जो पीएल में है ही नहीं, लास्ट 3 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है ही नहीं सपोज, बट वो फ्यूचर में होने वाला है. जैसे कोई लॉ सूट चल रहा है, कोई पेनल्टी है, ठीक है, कुछ वैसा एक्टिविटी है which is not there in the financial statement right now, but अपने को when we are analyzing the company we have seeing that it can come in the next year or next to next year. That's called ad hoc item, जिसके ऊपर एकदम भी importance नहीं दिया गया कि क्या जानना है, कुछ नहीं जानना है. They are just telling you that when you read the annual report, you saw the contingent liability the company के against में lawsuit वगैरह है, so therefore you thought that यार ये गड़बड़ हो गया तो तब तो 500 करोड़ का फाइन लग जाएगा. जैसे if you are aware, जब वोडाफोन का बहुत ज़्यादा लोचा चल रहा था ना 2-3 साल पहले वोडाफोन का, ठीक है, एट अ टाइम तो हच वोडाफोन था ही, पर जब चल रहा था तो उस केस में वोडाफोन, एयरटेल सबका बहुत ज़्यादा ड्यूज़ था टुवर्ड्स द TRAI. कोई 1200 करोड़ 1500 करोड़ का ड्यूज़ था. तो एनी एनालिस्ट हु इज सीइंग दैट ड्यूज़ मे ऑब्वियसली फील दैट गवर्नमेंट अगर टाइटन हो गया एंड दे आस्क देम टू पे, देन व्हाट विल हैपन? दे आर कॉल्ड एड हॉक आइटम्स. ओके, जिनको अपने सेल्स के बेसिस पे फोरकास्ट नहीं करते हैं, जिनको अपने सब्जेक्टिव जजमेंट ये सब के बेसिस से फोरकास्ट करते हैं. ठीक है. तो मैंने उसमें फॉरेक्स गेन फॉरेक्स लॉस पे लिखा दिया था. तो एक स्टूडेंट मानस है, उसने डाउट पूछा था कि सर एक कंपनी के तो फॉरेक्स गेन लॉस हर साल हो सकता है, एवरी ईयर, तो आप उसको एडहॉक में क्यों लिखा रहे हैं? तो ऑफकोर्स 2 डिफरेंट सिचुएशंस हो गया. एक है देयर इज़ अ कंपनी विच इज़ हैविंग फॉरेन सब्सिडरीज. देयर इज़ एन इंडियन पेरेंट कंपनी जिसका सब्सिडरीज नेपाल में है, ठीक है, मलेशिया में है वगैरह. तो अकॉर्डिंगली उस केस में तो वो जो सब्सिडरीज का नेपाल और मलेशिया में है, उन करेंसी से जब इंडियन रूपी में कन्वर्ट होगा तो गेन लॉस होगा ना. If there is a US company having subsidiaries in Hong Kong, Japan, तो obviously there will be foreign exchange gain loss, तो a part of it है. तो फिर वो ad hoc item नहीं हुआ, वो ad hoc item नहीं हुआ. ad hoc का मतलब है given the nature of the company, उसमें gain loss ज़्यादातर forex का होता नहीं है, इक्का दुक्का बार होता है या हो सकता है, तो उसको ad hoc बोलते हैं. Understood? I'm just replying to that guy Manas who had raised the doubt. ठीक है. तो okay. When we call it interactive classes, जो मैं बोलता हूँ, तो interactive का मतलब अल्टीमेटली लोगों से इंटरेक्शन होना चाहिए, खासकर द कंसेप्चुअल पार्ट शुड नॉट बी मिस्ड. अंडरस्टूड? ओके. तो ऑब्जेक्ट्स अपना हो चुका है. ठीक है. अपने अप्रोचेस के अंदर एंटर करते हैं. चलो लिखो अप्रोचेस, फोरकास्ट अप्रोचेस. ओके. 2 कंपनीज का नाम ले रहे हैं जो कि बहुत पॉपुलर है. मैंने ऐसे बहुत पॉपुलर, जनरली लोगों को इन दोनों का नाम पता है. एक का तो पता ही है, दूसरे का भी शायद पता होगा. दे फॉल इन द मैग्निफिशेंट 7. ओके. एक हो गया एनवीडिया, द चिप मैन्युफैक्चरर और डिज़ाइनर आई शुड से, एंड सेकेंड हो गया माइक्रोसॉफ्ट. एनवीडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट.
दोनों टेक्नोलॉजी प्ले है, बोथ बिलोंग टू द टेक्नोलॉजी सेक्टर. Let me not speak further about them and let me just ride on your existing perception about them. NVIDIA versus Microsoft, ठीक है. दोनों में से कौन से कंपनी के केस में do you think there is a lot of stuff that can happen, मतलब बहुत ही evolutionary stage में है कंपनी, therefore बहुत कुछ नया हो सकता है and therefore the growth rate में भी even से 30-40% in revenues. दोनों में से कौन से कंपनी में ये हो पाएगा, NVIDIA में या माइक्रोसॉफ्ट में? NVIDIA में. ओके, माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका रेवेन्यूज़ ऑलरेडी मेरे ख्याल से वॉट एवर 250-300 बिलियन डॉलर्स होगा. एक बार चेक करो तो माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू, माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू मेरे को याद नहीं है, मे बी 250-300 बिलियन डॉलर्स होगा उसका रेवेन्यू. रेवेन्यू माने टॉप लाइन. हाँ वही 250-300 बिलियन डॉलर्स उसका रेवेन्यू. तो ये रेवेन्यू का अमाउंट बहुत बड़ा है. इसमें अगर कोई 20% ग्रोथ मानता है ना 250 का, 20% ग्रोथ होगा तो दैट बिकम्स 50 बिलियन. 50 बिलियन तो एक नया फॉर्च्यून 500 कंपनी होता है. So that means we are saying that Microsoft is going to manufacture a Fortune 500 every year. That becomes very difficult to digest. Of course, Microsoft का great valuation है. Look at the market cap, please. Microsoft का. What is the market cap of Microsoft? And also check the market cap of NVIDIA. Also check NVIDIA का turnover. Participate if you have the phone. ठीक है ना, इट्स बेटर टू पार्टिसिपेट. तो मेरे को दोनों का मार्केट कैप चाहिए, एनवीडिया का टर्नओवर चाहिए. आराम से माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स. ओके, 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स उसका मार्केट कैप है, यानी 3600 बिलियन मार्केट कैप है. और रेवेन्यू क्या बोला था आपने, करीब 250-280. 300 अगर मान लें तो 300 से 3600, 300 से 3600, हाउ मेनी टाइम्स? 3600 divided by 300 is what? 12 times sales. 12 times Microsoft is trading at 12 times sales. Is this English language okay? I don't consider this to be financial language. कि सर Microsoft का जो भाव चल रहा है बाजार में वो उसके सेल्स का 12 टाइम्स है. सेल्स का 12 टाइम्स है, 12 टाइम्स है. NVIDIA का सेल्स क्या है? हाँ, टर्नओवर 130.5. ओके, 130 बिलियन उसका सेल्स है, सेल्स. और उसका मार्केट कैप क्या है? 4, तो 4600, यानी विद द लोअर सेल्स हायर मार्केट कैप. ओके, दोज हु हैव जॉइंड राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग टू कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट एंड एनवीडिया. तो माइक्रोसॉफ्ट हैड अ 280 बिलियन डॉलर्स का सेल्स and it is trading in the stock market at a market cap of 3600 बिलियन. मैं जानबूझ के बिलियन बोल रहा हूँ जिससे रिलेटेबल हो. 280 बिलियन का माल बेच रहा है सेल्स एक साल में, और जो मार्केट कैप है वो 3600 बिलियन, अराउंड 12 पॉइंट समथिंग टाइम्स. ठीक है ना. एनवीडिया का 130 बिलियन का सेल्स है और उसका मार्केट कैप इज 4600 बिलियन. तो 4600 कमती सेल्स होने के बावजूद, ठीक है, मार्केट कैप इज इवन हायर. व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स? 36 टाइम्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसी से दिखता है कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट विच कंपनी इज पॉइज्ड फॉर अ हायर ग्रोथ. अकॉर्डिंग टू द मार्केट विच कंपनी इज पॉइज्ड फॉर अ हायर ग्रोथ? एनवीडिया. बिकॉज द मल्टीपल दैट पीपल आर अटैचिंग टू एनवीडिया 36 टाइम्स as compared to 12 times for Microsoft is principally on account of growth. Is principally on account of growth. कि ग्रोथ प्रोजेक्शन जब एनवीडिया का होगा तो मे बी 30-40% होगा, और ग्रोथ प्रोजेक्शन अगर माइक्रोसॉफ्ट का होगा मे बी वो 8%, 6% होगा. अंडरस्टूड? वो डिफरेंस है दोनों के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स में. तो मैं जब एनवीडिया का फोरकास्ट करूँगा ना तो मैं ये समझूंगा यार एनवीडिया इज एट द कोर ऑफ द AI स्पेस. एट द कोर माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो, बट माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा ऐसा स्टफ है जो कि थोड़ा स्टेबल है. इट्स अ मैच्योर कंपनी. माइक्रोसॉफ्ट इज अ मैच्योर कंपनी. जो बोलते हैं एक पर्सन 45-50 ईयर्स का है तो मैच्योर, ठीक है.
NVIDIA इज अ न्यू कंपनी, यंग कंपनी, इट्स इन द टीन्स, ओके, या फिर अर्ली 20s में है, तो अकॉर्डिंगली NVIDIA का जो फोरकास्ट का अप्रोच होगा और माइक्रोसॉफ्ट का फोरकास्ट का अप्रोच सेम नहीं हो सकता है, ऑल्दो दोनों टेक्नोलॉजी में है। दोनों में से किस कंपनी में, NVIDIA या माइक्रोसॉफ्ट में, मैं अगर उनका पास्ट ग्रोथ देखता हूँ, क्या ग्रोथ, पास्ट, यानी कि जैसे आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट का अभी सेल्स बोला 280 बिलियन, वो हो सकता है लास्ट कैलेंडर ईयर का था या व्हाटएवर, उसके पहले का भी कुछ सेल्स होगा, उसके पहले का, तो 3-4 साल का सेल्स देखे, वी कैन फाइंड आउट द ग्रोथ रेट कि क्या ग्रोथ रेट हो रहा है। तो पास्ट को देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि पास्ट में इसका ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, ठीक है, रेवेन्यू का। NVIDIA का भी पास्ट का आइडिया लगा सकते हैं। तुमको क्या लगता है दोनों में से पास्ट ग्रोथ रेट को ज़्यादा रिस्पेक्ट हम लोग किस में देंगे, माइक्रोसॉफ्ट में कि NVIDIA में? माइक्रोसॉफ्ट। NVIDIA में नया चीज़ हो रहा है, इट्स ऑल चेंजिंग, द गेम इज चेंजिंग। होता है ना, कोई चीज़ पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म टाइप होते जा रहा है, द पास्ट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्यूचर। माइक्रोसॉफ्ट बीइंग अ वेरी स्टेबल मैच्योर कंपनी, उसमें पास्ट में भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्यूचर, ओके। तो कोई भी चीज़ का अगर आप पास्ट को देख के फोरकास्ट करना चाह रहे हो ना, कि तुम्हारा क्लास 10 में क्या परसेंटेज आया था, क्लास 12 में क्या परसेंटेज आया था, ठीक है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारा क्या परसेंटेज आया, उसके बेसिस में मैं तुम्हारा फोरकास्ट कर रहा हूँ, दैट इज लुकिंग एट द पास्ट, ठीक है। तो बट सपोज यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड फॉर सम रीजन, तुम टोटली एकदम डिफरेंट पर्सन हो गया है, इधर समथिंग हैज हैपेंड मटेरियली, और यू हैव स्टडीड समथिंग और समथिंग लाइक दैट, जैसे लोगों का होता है, ठीक है। और दैट मैटर आई विल बी सेलिंग द CFA प्रोग्राम। जो लोग CFA प्रोग्राम बहुत जोर से कर लेते हैं, उनका ग्रेजुएशन के बाद उनका पर्सनैलिटी ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है, दे आर ए डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, ठीक है। तो देखना पड़ता है कि क्या हम लोग पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकते हैं क्या, दैट इज फोरकास्ट अप्रोच नंबर 1। तो फर्स्ट अप्रोच ऑफ फोरकास्टिंग इज, व्हाई डोंट यू डू समथिंग, लुक एट द पास्ट एंड प्रोजेक्ट इट फॉर द फ्यूचर। एक तरह से ये हो गया extrapolation, you are extrapolating the past into the future, that is one approach, very dangerous approach, mostly नहीं करना चाहिए, unless number one the industry to which the company belongs is not cyclical नहीं होना चाहिए, it's very sensitive to business cycle वो industry, I will not apply the historical approach. Number two, the company should not be a young company, the company should be a mature company, कंपनी में कोई बहुत जोर का ट्रिमेंडस नया एक्टिविटी नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने एक मेजर एक्विजिशन किया है, तो उस केस में तो अब फ्यूचर में उसका जो सेल्स और प्रॉफिट है उस पर उस एक्विजिशन का इफेक्ट आएगा ना। तो मैं उसका अगर पास्ट को देख लूंगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो यू कैन नॉट फॉर एग्जाम्पल फोरकास्ट से 2 years ago कि ऋषभ पंत कैसे खेलने वाला है फ्यूचर में, बेस्ड ऑन वो पास्ट में जो खेला है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, ही ट्रांसफॉर्म, तो नोबडी कैन लुक एट द पास्ट ऑफ ऋषभ पंत फॉर द पर्पस ऑफ फोरकास्टिंग हाउ विल ही प्ले इन फ्यूचर। तो अपने कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि आपको भी समझ में आ जाएगा कहाँ पे पास्ट को देख सकते हैं। अब वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो if something very disruptive, transformative happening in that industry, happening in that company, it's a young company वगैरह, you can't use historical stuff, ठीक है। आपको historical के बेसिस पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक अप्रोच पता चला आपको, historical अप्रोच। फोरकास्टिंग का अप्रोच डिस्कस करें, सर हम फोरकास्ट कैसे करेंगे? आंसर, पास्ट देख लेना, इस कंपनी का 4-5 साल का 10 साल का देख ले पास्ट, उसके बेस से फोरकास्ट कर दें। किसके लिए करें? वो कंपनी जिसमें मैं बोलूँगा स्टेशनैरिटी है। क्या है स्टेशनैरिटी? इज अ टर्म दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय और सफ़र इन QM थ्रू आउट द CFA करिकुलम, QM क्वांटिटेटिव मेथड्स, ओके। उसमें स्टेशनैरिटी वर्ड से तो चल रहा है। स्टेशनैरिटी मतलब अ सिचुएशन वेयर regime is not changing, where regime is not changing, industry specific, company specific regime is not changing. You believe that maturity is there, the industry is not cyclical, okay, there is a past history which has a certain trend or something, and therefore you can forecast the future. जैसे मैंने लास्ट पॉइंट जो बोला ना, मेरे को पता नहीं कोर में लिखा हुआ है क्या, बट इतना ज़्यादा ही मैं कोर को फॉलो नहीं कर पाऊंगा। सपोज कंपनी का सेल सुनना क्या था, 500,
400, 600, 300, 900, 500, 400, 600, 300, 900, ये सेल्स था पास्ट का। तुमने क्या किया, 500 प्लस माइनस पीवी डाल दिया कैल्सी में, और 900 एफ भी डाल दिया, और एन को 4 डाल दिया, बिकॉज मैंने बोला 500 के बाद 400 एक साल चेंज हुआ, 400 के बाद 600 2 साल, 600 के बाद 300 3 साल, 300 के बाद 900 4 साल चेंज हुआ ना। टोटल 5 फिगर्स था, 4 बार चेंज हुआ। तुमने कैल्सी में 500 प्लस माइनस पीवी डाल दिया, 900 को एफ डाल दिया, एन को 4 डाल दिया, सीपीटी आई बाय वाई, आंसर तो देगा ही कैल्सी। मैं इस केस में ये फॉलो नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज यार क्या हो रहा है, ये तो गिर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, गिर रहा है, और अपने एवरेज निकाल रहे हैं। इस तरह तो एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। दिस पॉइंट आई थिंक इज नॉट रिटन बाय द ऑथर, बट ये तो सेंटर स्टेज पे है, नंबर्स को देख के समझ में आ जाता है सर ये पास्ट का एवरेज नहीं लेना चाहिए। कोई बंदा स्कोर बना रहा है 80, 0, 180, 10, फिर तुम उसका एवरेज निकाला, बोला नेक्स्ट बैच में स्कोर बनाएगा, तुम सोचो स्टुपिडिटी है ना, और कोई सेंस ही नहीं होगा उसका। तो बहुत सारा चीज ऐसा है जो लिखा हुआ इंग्लिश में है पर है कॉमन सेंसिकल। तुम जैसे ही अपने कॉमन सेंस को समझोगे ना, यार एकदम कॉमन सेंस का बात था सर बोले थे, वैसे ही तुम उसको सुपर पावर कर लोगे एंड इट विल बिकम वेरी इजी। ऐसे ही मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। मैं हमेशा वो डायलॉग शेयर करता हूँ, एग्जैक्ट डायलॉग मेरे को याद नहीं है, आप लोग एग्जैक्ट देखिएगा बाद में। रशिया का डायलॉग है कि इफ यू इग्नोर द पास्ट यू मे कमिट अ मिस्टेक, बट इफ यू रिलाई ओनली ऑन द पास्ट यू विल डेफिनेटली कमिट अ मिस्टेक। पास्ट को इग्नोर करेगा तो मिस्टेक होने का चांस है, पर पास्ट को ही कंसिडर करेगा तो 100% मिस्टेक होगा ही, ठीक है। तो ये एक जनरल अवेयरनेस है हर चीज में जो भी आप करेंगे फ्यूचर में, ओके, फोरकास्टिंग। एनीवेज, तो एक हो गया हिस्टोरिकल अप्रोच, वी आर गोइंग टू टेक आवर ओन स्वीट टाइम टू कम्युनिकेट, देन राइटिंग बात का बात है। सेकेंड हो गया बेस रेट कन्वर्जेंस। क्या बोला? बेस रेट कन्वर्जेंस। बेस रेट कन्वर्जेंस, एक नया प्लेयर एक इंडस्ट्री में आया था, एक नया प्लेयर इंडस्ट्री में आया था और आके वो नया नया टेक्निक चालू कर दिया इंडस्ट्री में। बाकी लोग कुछ कर रहे थे, ये अलग ही चालू कर दिया। वी टॉकिंग अबाउट टेस्ला। इससे बेटर एग्जाम्पल इस धरती पे पैदा नहीं हुए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टेस्ला आया तो कुछ और ही आया। ऑल दी अदर्स, द फोर्ड, द GM, okay, they were operating a different business model. When Tesla came, it operated a different model altogether. In my past classes of various topics, business model में as well as कंपनी एनालिसिस पास्ट में हमने टेस्ला पे काफ़ी बार डिस्कशन किया है, इसलिए आई डू नॉट वांट द डिस्कशन टू बी प्रोलॉन्ग्ड एंड माने वंस अगेन रेपिटेटिव, ओके, इट बिकम्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अदरवाइज सिंस इलॉन मस्क ने इतना बढ़िया एडवर्टाइजमेंट अपना कर रखा है कि कम से कम टेस्ला, किसी ने एनवीडिया नहीं भी सुना हो तो इन दैट केस इट्स अंडरस्टूड। तो टेस्ला ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरा चेंज कर दिया, रीशेप कर दिया। जैसे इंडिगो ने इंडिया में, अभी जो इंडिगो का फियास्को हुआ उसको भूल जाइए एक बार, वरना इंडिगो ने इंडिया में और ग्लोबली एविएशन इंडस्ट्री में आउटलायर ला दी है। इट वॉज कंसिडर्ड दैट एविएशन इंडस्ट्री में कोई कमा नहीं सकता थ्रू आउट द वर्ल्ड। एविएशन इंडस्ट्री में नोबडी कैन अर्न, इट्स एन एम्पेरिकल एविडेंस। इंडिगो इज द ओनली कंपनी विच शोज दैट एविएशन इंडस्ट्री में वी कैन अर्न। बोलते ना इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, ठीक है, वो ट्रू है, ठीक है। देयर इज अ पर्टिकुलर केस स्टडी विच आई एम नॉट गेटिंग टाइम, विच आई हैड टू शेयर अबाउट द एविएशन सेक्टर जनरली, नॉट यूट्यूब पे, नॉट इन द क्लास, ठीक है, बट इट जस्ट पेंडिंग, पूरा राइटअप बनाया हुआ पर मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी ऑन इंडिगो। एनीवेज, सो ये जो कंपनीज होते हैं टेस्ला वगैरह, अब टेस्ला का क्या हाल है बता रहा हूँ। अब टेस्ला का क्या हाल है, वो अभी भी उछलना चाह रहा है लोगों को, कभी रोबो टैक्सी के बारे में बात करके, ठीक है, कभी किसके बारे में बात करके। बट द फैक्ट इज दैट जो लोग भक्त है उनका तो बात अलग है, बिकॉज भक्त तो फिर अपने भगवान में कुछ दोष देखता नहीं है। पर जो लोग भक्त नहीं हैं, दोज हु आर रैशनल, दे आर सीइंग दैट टेस्ला में वो जो कुछ नया होने का स्कोप कम दिख रहा है। यानी इफ आई वेर टू सिट टू फोरकास्ट टेस्ला, आई वुड डू इट इन व्हाट मैनर। GM का ग्रोथ रेट क्या है, फोर्ड का ग्रोथ रेट क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का ग्रोथ रेट क्या है, और टेस्ला का ग्रोथ रेट ज़्यादा है और ये इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है। तो मैं अब टेस्ला का फोरकास्ट में ग्रोथ रेट को गिराते गिराते इंडस्ट्री की तरफ लाऊंगा, समझे। यू वांट मी टू स्पीक आउट नंबर्स, से द ग्रोथ रेट ऑफ द ऑटोमोबाइल सेक्टर इज 8%,
टेस्ला ग्रोथ रेट इज सपोज 16%, तो इफ आई मेक अ 5 year प्रोजेक्शन आई विल मेक 16 फॉल टू व्हाट 8, ठीक है, 14, 12, 10, 8 इस तरह से। इसको बोलते हैं बेस रेट कन्वर्जेंस, बेस रेट कन्वर्जेंस। कितने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जिनको अचानक से नहीं मतलब मेहनत से ऑब्वियसली दे डेवलप न्यू, they get new patents for new drugs and as soon as they get a patent obviously they grow exponentially because उस केस में next 5 years के लिए वो लोग अकेला उस ड्रग को बेच सकते हैं। That's a huge news for the market which happened in the case of Vocard, ठीक है ना। However वो जो ड्रग है वो तो एक्सपायरी की तरफ जा रहा है, और अगर अपने को दिख रहा है कि अब जाके नया ड्रग डिस्कवरी इसके पाइपलाइन में है नहीं, तो वी विल मेक द ग्रोथ रेट गो टूवर्ड्स व्हाट, इंडस्ट्री, बेस रेट कन्वर्जेंस। तो व्हाट इज द बेस रेट? ऑप्शन नंबर 1, बेस रेट इज द इंडस्ट्री एवरेज। इंडस्ट्री सर आप किस चीज का बात कर रहे हैं? मे बी रेवेन्यू ग्रोथ का, मे बी मार्जिन्स का, मे बी रेवेन्यू ग्रोथ का, मे बी मार्जिन्स का, मे बी कैपिटल स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। क्या? कैपिटल स्पेंडिंग एज अ परसेंटेज रेवेन्यू। मैं बहुत चीज का बात कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपन अपने क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, जो ऊपर हो चुका कि सेल्स का फोरकास्ट कर रहे हैं तो मैं ग्रोथ रेट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या चीज का फोरकास्ट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो बेस रेट कन्वर्जेंस में ऑप्शन 1 होता है इंडस्ट्री एवरेज, इंडस्ट्री यही पॉपुलर है। ऑप्शन नंबर 2 होता है जीडीपी ग्रोथ रेट, ऑप्शन नंबर 2 जीडीपी ग्रोथ रेट। तो वंस अगेन आई नेम दामोदरन ओवर हियर कि दामोदरन कम से कम एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बोला है कि जब आप 5 साल या 10 साल का फोरकास्ट कर रहे हो किसी कंपनी का, तो लास्ट में जाके जहां पहुंच रहे हो ना, वहां पे द ग्रोथ रेट विच इज गोइंग टू परसिस्ट फॉर एवर बियॉन्ड दैट, 5 साल के बाद जिंदगी भर, दैट ग्रोथ रेट शुड बी क्लोज टू द जीडीपी ग्रोथ रेट, शुड बी क्लोज टू द जीडीपी ग्रोथ रेट के पास होना चाहिए वो ग्रोथ रेट, ठीक है ना। दैट ग्रोथ रेट शुड बी क्लोज टू द जीडीपी ग्रोथ रेट बिकॉज रियलिस्टिक वही है। तो इसको बोलते हैं बेस रेट कन्वर्जेंस। ना बेस रेट कन्वर्जेंस सर आप कब यूज करेंगे? I will use base rate convergence, sorry, पहला बात I will not use base rate convergence in the case of cyclical industry. Which industry? Cyclical industry में base rate convergence नहीं यूज करूंगा। वहां पे मैंने 2 चीज बोला था कब यूज नहीं करूंगा हिस्टोरिकल। नंबर 1 cyclical industry, नंबर 2 अगर कंपनी बहुत डिसरप्टिव टाइप है। क्या टाइप है? डिसरप्टिव टाइप है वहां पे भी। पर इधर में बेस रेट कन्वर्जेंस में अगर कंपनी डिसरप्टिव टाइप था बट नाउ इट इज मूविंग टूवर्ड्स द इंडस्ट्री, ऐसा दिख रहा है, एग्जांपल टेस्ला, इट्स अ परफेक्ट केस ऑफ यूजिंग बेस रेट, इट्स अ परफेक्ट केस ऑफ यूजिंग व्हाट, बेस रेट कन्वर्जेंस। कि ये था एक बार अलग टाइप का बट नाउ इट इज अप्रोचिंग द इंडस्ट्री का दिस थिंग, ये दिख रहा है हैपनिंग से, तो वी विल यूज बेस रेट कन्वर्जेंस। ओके, तो इसको बोलते हैं बेस रेट कन्वर्जेंस, तो एकदम ध्यान रखना। और एक चीज, ये बेस रेट कन्वर्जेंस तभी यूज करना चाहिए जब एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री हो। क्या बोला? एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री मतलब जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, एक कंपनी का अपने पियर्स खोज ही नहीं पा रहे। क्या खोज नहीं पा रहे? पियर्स, वी आर नॉट एबल टू फाइंड द पियर्स। तो तुम कैसे करोगे बेस रेट कन्वर्जेंस? उसका सिमिलर कुछ है ही नहीं। तुम एक ऐसा धंधा चालू किए, उस धंधे में कोई और है ही नहीं, तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ बेस रेट कन्वर्जेंस? established industry with established players, then only base rate convergence can be applied. Also, अगर इंडस्ट्री का बाप है, यानी डोमिनेंट फर्म इन द इंडस्ट्री जिसका मार्केट शेयर 60% 70% है, उसका जब फोरकास्ट करेंगे तो बेस रेट कन्वर्जेंस नहीं करेंगे बिकॉज वो तो खुद ही इंडस्ट्री है। Are you understanding? If I am 70% of the industry, तो एवरेज निकालेंगे इंडस्ट्री का तो मैं ही तो हूं, तो उसमें तो बेस रेट कन्वर्जेंस का बात ही नहीं आता है ना, ठीक है। यंग न्यूअर प्लेयर नाउ अप्रोचिंग टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, उसमें बेस रेट कन्वर्जेंस लगाते हैं। ओके, ज्यादा हैपनिंग शैपनिंग इंडस्ट्री में जिसमें बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है उस पर ये दोनों नहीं लगाते हैं, हिस्टोरिकल या बेस रेट दोनों नहीं लगाते हैं हैपनिंग शैपनिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। थर्ड अप्रोच, तो पहला अप्रोच कौन सा था? हिस्टोरिकल। सेकेंड बेस रेट कन्वर्जेंस। थर्ड अप्रोच जो है दैट इज मैनेजमेंट गाइडेंस। मैनेजमेंट गाइडेंस, तो बहुत सारे मैनेजमेंट्स दे बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी एंड वो लोग का जब
कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, कॉन कॉल, जब वो लोग रिजल्ट्स प्रेजेंट करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स, दे प्रोवाइड फॉरवर्ड गाइडेंस। मैं कल भी फॉरवर्ड गाइडेंस का मतलब बोला था कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि भाई जनवरी में फर्स्ट 13 डेज आई एम नॉट देयर, तो वील कंप्लीट दिस मच बाय दिस टाइम, देन वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक, और अपना ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, मे वालों को ऐसे करना चाहिए, बाकी चीज़ प्री रिकॉर्डेड। आई एम गिविंग यू गाइडेंस अबाउट द क्लासेस। फॉरवर्ड गाइडेंस इज अ फोरकास्ट provided by the one who is sitting at the helm of affairs. Management guidance is a forecast provided by the management. So who is driving the ship? The management. We are all outsiders looking at the ship from the outside. So obviously who knows more about the company? Management. क्या उनके गाइडेंस को रिस्पेक्ट देना चाहिए? यस। कितना रिस्पेक्ट? क्या रिस्पेक्ट देना चाहिए? यस। कितना रिस्पेक्ट? डिपेंड करता है पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। पास्ट, पहले ये लोग क्या बोले थे और हुआ क्या? पहले ये लोग क्या बोले थे और हुआ क्या? पहले ये लोग क्या बोले थे, हुआ क्या? ये लोग तो हर बार गाइडेंस देते होंगे, तो क्या गाइडेंस के अनुसार ही चल रहा है? जैसे कि वंस अगेन ये रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स से तो बोलना जरूरी है। देयर इज अ चैप्टर इन इकोनॉमिक्स कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी, ओके, एंड मॉनेटरी पॉलिसी में वी टॉक अबाउट द फेड, यूएस फेड। तो यूएस फेडरल रिजर्व इज द यूएस का सेंट्रल बैंक, यू मे बी अवेयर, यूएस का सेंट्रल बैंक, यूएस फेड। तो यूएस फेड ने, अपने को पता है कि जब कोविड हुआ था तो यूएस गवर्नमेंट ने लोगों के घर पे चेक्स भेजा था, अपने घर पे मोदी जी ने चेक्स नहीं भेजा, जिसके कारण गली नुक्कड़ पे लोग खड़े होकर बात करते हैं, देख चीज बने, सॉरी हिंदी में ही बोले, ये क्या किया मोदी, देखो वहाँ पे तो बाइडेन ने तो चेक भेजा लोगों के घर पे, चिंता ही नहीं था वो लोग को। तो भाई वो यूएस है, हम लोग हैं, अपने औकात के अनुसार ही तो कर पाएंगे ना। तो इट्स सो इजी टू गिव डायलॉग्स अबाउट समथिंग और द अदर, बट वहाँ चेक्स भेजा गया था, ठीक है। तो एंड हैवी मनी सप्लाई बढ़ाया गया था, दे रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट टू 0.25%, माने वर्चुअली 0% इंटरेस्ट रेट हो गया था। माने ऐसा पंप प्राइमिंग किया गया था इकोनॉमी को जिसका कोई लिमिट नहीं है, माने दैट वाज डन। इससे देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन द यूएस इकोनॉमी एंड इट रिजल्टेड इन इन्फ्लेशन। जब इकोनॉमी टर्न किया कोविड के बाद तो अचानक से पेंट अप डिमांड बढ़ गया सर्विसेज का, गुड्स का, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो फेड व्हेन इट वाज बीइंग आस्क्ड इन द कॉन कॉल, जैसे ये अपना कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा है, यूएस फेडरल रिजर्व बोल रहे हैं, तो सारे के सारे मीडिया हाउसेस बैठे रहते हैं, ओके, एंड देन दे आस्क्ड that don't you think that there is a risk of inflation and all that, why don't you raise interest rates? So he was saying that the rise in inflation, it's transitory. Now this is a very very important statement. मैं बोलना चाह रहा हूँ ये जो इन्फ्लेशन आपको दिखा है ना राइज किया लास्ट क्वार्टर में, ये ट्रांजिटरी है। ट्रांजिटरी माने परमानेंट और नॉट परमानेंट, नॉट परमानेंट। एंड उसके बाद इन्फ्लेशन और स्पाइक कर गया तो अराउंड 9-10% लेवल इन्फ्लेशन नहीं होता है, एंड तब जाके जैक्सन होल्स एक पर्टिकुलर मीटिंग होता है ये लोग का हर बार अराउंड अक्टूबर, और उस पर अनाउंस किया कि वी आर चेंजिंग इट, यानी कि लेट, आपने सारा गाइडेंस गलत दिया और आप लेट में पिवट किए। वो जो पिवट करना था ना, वो पिवट आपने लेट किया। इट रियली हर्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द, क्या बोलते हैं, यूएस फेडरल रिजर्व रिगार्डिंग इट्स एबिलिटी टू मेक फॉरवर्ड गाइडेंस। सारा गाइडेंसेस फेल हुआ था उसका 2 साल, 2021, 2022, 2023, 2024, ठीक है। फॉरवर्ड गाइडेंस फेल्ड एंड देयरफॉर फेड का एक तरह से मजाक बनाया जाता है इन द फाइनेंशियल सर्कल्स कि व्हाट टू बिलीव इन देम। तो वैसे ही मैंने कल मैं IHCL के बारे में बोल रहा था कि टाटाज ने बोला था 2016 में हम लोग का जो बिजनेस है होटल का, उसमें 50% बिजनेस हमारा लाइट हो जाएगा, एसेट लाइट, बट वो नहीं हो पाया 19 तक, करीब 20 या 30% एसेट लाइट बिजनेस हो पाया था। जेन्युइन रीजंस होगा वो अलग बात है, बट दे वर नॉट एबल टू वॉक द टॉक। तो वी लुक एट मैनेजमेंट का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इन बीइंग एबल टू वॉक द गाइडेंस, नंबर 1। नंबर 2, वी सी दैट मैनेजमेंट क्या चीज के बारे में गाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने क्लास के बारे में बोल रहा हूँ, मेरा क्लास फ्यूचर में कैसे होगा, कब कंप्लीट होगा। दूसरा, मैं तुमको बोल रहा हूँ रिगार्डिंग इंडिया न्यूजीलैंड का जो सीरीज होने वाला है उसमें कैसा परफॉर्मेंस इंडिया का होने वाला है। 2 अलग अलग चीज़ बोल रहा हूँ। एक है मैं अपने क्लास के बारे में बोल रहा हूँ, एक बोल रहा हूँ इंडिया न्यूजीलैंड मैच में सीरीज में क्या होगा। जाहिर है तुमको किस में मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? फर्स्ट वाले में, बिकॉज इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बारे में तो तुम्हारा ही ब्रेन है, तुम भी बुद्धि लगा सकते हो। ऐसा क्या रीजन है कि आई विल बी एबल टू मेक अ बेटर फोरकास्ट, और भक्त लोग का बात अलग है।
कि सर संजय सर बोले थे, वी आर टॉकिंग सेंस। तो व्हेन द मैनेजमेंट मेक्स अ फोरकास्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, ऑफ व्हाट? मैक्रो इकोनॉमी, वी बिलीव दैट जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वुड बी अपवर्ड्स ऑफ 10% एंड देयरफॉर आवर सेल्स विल ग्रो एट इतना परसेंट। स्टॉप। यानी the sales forecast of management is contingent upon a macro forecast, and regarding the macro forecast, टाटास या रिलायंस जीडीपी ग्रोथ रेट क्यों बढ़िया फोरकास्ट कर पाएगा, इसका कोई भी रीजन नहीं है। ओके, कि चाहे टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एनवीडिया हो, दे कैन फोरकास्ट इंटरेस्ट रेट, दे कैन फोरकास्ट यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट, दे कैन फोरकास्ट यूएस का ग्रोथ रेट। ये आप अगर मान रहे हो तो गलत मान रहे हो, then you are not behaving as a pro analyst. तो pro analyst will not give credence to management का cyclical माने economy forecast। तो क्या चीज को credence देंगे? When management speaks about हम लोग इस तरह का capital expenditure करने वाले हैं, पूरा कान, because capital expenditure वो लोग के ऊपर ही है। वो लोग का प्लांट बैठाएंगे, नया नहीं बैठाएंगे, वो पूरा उनका ही सुनना है। हम लोग का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर इतना से बढ़ने वाला है, हम लोग का इनपुट कॉस्ट इतना से कम होने वाला है। तो व्हेन दे आर स्पीकिंग अबाउट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड कैपिटल स्पेंडिंग, वी गिव रिस्पेक्ट बिकॉज दैट इज एन एरिया विच इज अंडर देयर कंट्रोल। ठीक है, तो यहां पे मैं एबिलिटी का बात कर रहा हूं। किसका? एबिलिटी के बाहर है उनका मैक्रो फोरकास्ट करना, और एबिलिटी के बाद अब इंटेग्रिटी का बात करते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड बोथ द वर्ड्स, एक होता है एबिलिटी, एक होता है इंटीग्रिटी। एबिलिटी मतलब क्या, मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मेरे को आता है क्या। इंटीग्रिटी के मतलब क्या, मेरे को पढ़ाने का मन है क्या। हो सकता है मैं फांकी मारना चाह रहा हूं, तो दैट इज द इंटीग्रिटी वाला पार्ट। तो मैनेजमेंट जो है उसका इंटीग्रिटी का बात करें तो मैनेजमेंट क्या जानता है, हम लोग अगर फोरकास्ट करेंगे तो हम लोग को एक सिंगल पॉइंट फोरकास्ट करना नहीं चाहिए, रेंज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रेंज। हमेशा मैनेजमेंट गाइडेंस रेंज होगा। We believe the growth rate will be somewhere between 10% to 15%. Okay, margins will be between 40% and 43%. That will not be a single point. हमेशा कोई भी एनुअल रिपोर्ट खोल लो, nobody will give you a single point forecast range. अब अगर मैनेजमेंट ने फोरकास्ट किया 10 से लेके 15%, तो तुम्हारा जो बेस, कल बात कर रहे थे सिनेरियो एनालिसिस, एक का बुल केस, एक का बेयर केस, एक का बेस केस, याद आ रहा है? LOS नंबर E ऑफ दिस चैप्टर, सिनेरियो एनालिसिस। तो उसमें बुल केस, बेस्ट केस, और बेयर केस, वर्स्ट केस, और बेस केस। बेस केस में अगर वो 10 से 15 बोला है तो अपने को 12.5 लेना चाहिए। क्या उसका बात कर रहे हैं? बिकॉज वो लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देगा कि इसका चांस इतना है, इसका चांस इतना है, तो समेशन PX कर देंगे, जिन लोगों को समेशन PX का मतलब पता है। ठीक है, तो वेन से 10 से 15%, तो सर हम लोग क्या माने उसको? तो एडवाइस है 12.5 मत मानना। आई रिपीट, अगर 10 से 15% बोले ग्रोथ रेट होने वाला है तो तुम उसको 12.5 मत मानना। क्या मानना? 12.5 से ज़्यादा या 12.5 से कम? व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन? ठीक उल्टा, ज़्यादा। मैनेजमेंट अगर बोलेगा 10 से 15% ग्रोथ होने वाला है तो अपने को एक सिंगल पॉइंट चाहिए, अपने 12.5 ले रहे हैं, 12.5 मत मानना। क्या मानना? 12.5 से ज़्यादा या 12.5 से कम? मैंने बोला ज़्यादा, विच इज़ सरप्राइजिंग बिकॉज अपना ब्रेन ही अट्यून्ड रहता है टूवर्ड्स द फैक्ट दैट झूठ बोल रहा है। ठीक है ना? तो 12.5 से ज़्यादा क्यों मानना? बिकॉज शाना है ये लोग जानता है कि अगर ये लोग का ट्रू फोरकास्ट, अंदर में ये लोग बिलीव करते हैं 12 से 17, 12 to 17 ये लोग का एक्चुअली फीलिंग है। तो मेरे से सही में पूछा तो 12 to 17 मेरा फोरकास्ट है। मैं जानबूझ के 10 से 15 बोलता हूँ, क्योंकि 10 से 15 बोलने पे अल्टीमेटली जाके मैं 14-15 रीच किया बाद में, बिकॉज मेरा तो 12 से 17 था अंदर में मन में। तो मैं अगर 14 रीच कर पाया तो तुम लोग क्या देखोगे, यार क्या बढ़िया है, 10 से 15 बोला था, देख 14 अचीव किया। दे विल ट्राई टू deliberately provide a conservative forecast, not an unbiased forecast. You understand the difference between unbiased and conservative? एक होता है aggressive, एक conservative, एक unbiased। ठीक है, तो unbiased में कोई bias नहीं है। और जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म अकाउंट्स में सब जन पढ़े हुए ना, इन्वेंट्री शोन एट लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट, तो वैसे वो लोग कंजर्वेटिव फोरकास्ट करते हैं। व्हाई? सो दैट दे कैन अर्न ब्राउनी पॉइंट्स व्हेन द फोरकास्ट इज ब्रीच्ड ऑन द अपसाइड। अंडरस्टूड? ये सारे के सारे मैनेजमेंट करते हैं, एंड देयरफॉर द एनालिस्ट शुड परहैप्स टेक द अपर बाउंड, टेक द अपर बाउंड। ओके,
प्रिया पूछ रही है व्हाट इज समेशन पी एक्स। कुछ नहीं है प्रिया समेशन पी एक्स। देर आर 1000 स्टूडेंट्स डूइंग द क्लास। कोई कोई अभी स्टूडेंट क्लास स्टार्ट किए, कोई कोई 2 महीना पहले, कोई कोई 6 महीना पहले। किसी किसी का क्यूएम कुछ हो गया है, किसी किसी का क्यूएम कुछ नहीं हुआ है। जिनका क्यूएम हो गया है उनको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड समेशन पी एक्स। तो क्या वो मैं अभी बताऊंगा? कोई हालत में नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी कर लो नहीं बताऊंगा, ठीक है। पर हाँ मैं बोलूंगा जरूर, बिकॉज जिसका हो चुका है वो रिलेट कर पाए ना उस चीज से। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वे इन विच क्लासेस आर कंडक्टेड इन ए हेटेरोजीनियस एनवायरनमेंट, ठीक है, where the tendency is not to appease only those who are newcomers but to also respect the time, the ability of others who have joined 6 months ago, and I will abide by that principle. Anyways, so थर्ड वाला चल रहा था अपना मैनेजमेंट गाइडेंस। क्या था? मैनेजमेंट गाइडेंस। तो जब एक सिक्लिकल कंपनी है, कौन सी कंपनी? सिक्लिकल कंपनी है, सिक्लिकल इंडस्ट्री कंपनी, सिक्लिकल इंडस्ट्री है, एंड उस इंडस्ट्री में बहुत कुछ भूचाल टाइप हो रहा है, ठीक है, कंपनी बहुत जोर से इवॉल्व कर रही है। उस केस में हम लोग हिस्टोरिकल और बेस रेट नहीं यूज कर सकते। टोटल 4 अप्रोचेस है, तीसरा अप्रोच मैनेजमेंट गाइडेंस यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मैनेजमेंट गाइडेंस देता है, एंड प्रोवाइडेड मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड है गाइडेंस को फुलफिल करना, एंड प्रोवाइडेड मैनेजमेंट गाइडेंस मैक्रो इकोनॉमी के बारे में नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल स्पेंडिंग के बारे में है। इज इट ओके? एंड वो गाइडेंस मैनेजमेंट कंजर्वेटिव देता है, तो हम उसका अपर बाउंड में रहेंगे। किस में रहेंगे? अपर बाउंड। नाउ वेयर इज इट दैट नोबडी कैन टेक यू टू द पासिंग लाइन के आगे मैं ले जा नहीं सकता हूं आपको, ना रियल लाइफ में ना एग्जाम में। इज दैट मैंने बोला आप अपर बाउंड में लेंगे। जैसे क्लास 8, 9, 10 में पढ़ाई करते हैं ना, लोग बैठा लेते हैं, अपर बाउंड सर ने बोला था, और बैठाने में फर्स्ट है, बिकॉज माइंड गियर हो गया। अब एग्जाम में क्या आया? मैनेजमेंट हैज फोरकास्टेड दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल ग्रो बाय 10 to 15%, उस रेंज में, ठीक है। तो यहां पे कौन सा बाउंड लोगे? लोअर बाउंड। अरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो तो कॉस्ट है, तो मैनेजमेंट को लग रहा होगा कि वो 8-10%, 11% बढ़ने वाला है, जानबूझ के बोल दिया होगा 10 से 15% बढ़ने वाला है, जिससे बाद में अगर 8 से 10% बढ़े तो बोलेगा वाह क्या काम किया, देख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 8% बढ़ा। विच मीन्स, मैं एग्जाम्पल दे रहा था, ऑल्दो ये पूछेगा नहीं, तुम पूरा का पूरा रटने बैठ नहीं सकते हो कि सर ने जो वर्ड यूज किया मैं रट लिया अपर बाउंड। दिस इज नॉट डन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन these examinations, real life, and the Indian education system. Understood? Don't catch my word for word. What I meant is that it's not unbiased, it's conservative. So you discount for that conservatism कि मैं unbiased forecast कैसे लूँ, ठीक है ना? Okay. चुप हो जा मेरी माँ। प्रिया बोल रही है कुछ ज्यादा ही भारी वर्ड्स यूज कर दिया आज आपने। आई थिंक हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सचर टुगेदर विद एग्जाम्पल्स नंबर्स सब कुछ चल रहा है। तो प्रिया एक सॉन्ग था तुम्हारे लिए, मजाक करते। अभी का एज जनरेशन ज़्यादा जानता नहीं होगा। देयर वाज अ मूवी ऑफ सलमान खान, ठीक है, विद अ ट्रायो। या एक तो उसमें थी ये क्या बोलते प्रीति जिंटा, एंड और एक थी रानी मुखर्जी। तो उसमें फीमेल का नाम था प्रिया। तो सलमान खान का गाना था उसमें, ओ प्रिया ओ प्रिया प्रिया। तो वो गाना सुन लेना, ठीक है। दैट सॉन्ग इज डिवोटेड टू यू, ठीक है, ओके। मजाक करना पड़ता है, अदरवाइज दोस्ती नहीं बन पाते। अभी ना व्हाट हैज़ हैपेंड, यू ऑलवेज समटाइम्स इंट्रोस्पेक्ट सर ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। देयर वाज अ स्टूडेंट नेम्ड Hani Chanchalani, you remember? In the ethics classes. Now she was obviously very chanchal to begin with. However, अभी के टाइम में हर आंसर्स आर करेक्ट। आई हैव बीन सीइंग उसका आंसर्स काफ़ी करेक्ट आ रहा है। बिजनेस साइकिल में मैंने सारे टॉपिक्स पे देखे। तो शी हैज़ बीन एबल टू ट्रांसफॉर्म हर सेल्फ टू सम एक्सटेंट, ठीक है। सो इट हैज़ हैपेंड विद मी, इट हैज़ वर्कड विद मी लास्ट बैच में कौशिक शाह, ठीक है, एंड ऑल दैट। तो आई थिंक आई विल मेंटेन दैट अप्रोच। अमित केडिया बोल रहे रॉन्ग बोल रहे हैं सर, रानी मुखर्जी एंड रवीना टंडन। ओके, एनीवेज, सो दैट वाज मैनेजमेंट गाइडेंस।
जो फोर्थ है, द फोर्थ वाला, द फोर्थ अप्रोच, लास्ट अप्रोच इज एक्चुअली द ओनली अप्रोच मेरे ख्याल से, मैंने अगर मेरे से पूछो तो ये 3 अप्रोच है ही नहीं. देयर इज ओनली वन अप्रोच, दैट इज द फोर्थ अप्रोच, वो है एनालिस्ट जजमेंट. एनालिस्ट जजमेंट कि मेरे को क्या लगता है कि टेस्ला का ग्रोथ क्या होगा या टेस्ला का ड्राइवर्स जो है वो कैसे बिहेव करेगा, मेरे को क्या लगता है. सर आपको जो लगता है वो क्यों लगता है, ठीक है, बिकॉज आई एम एन एनालिस्ट. तो एनालिस्ट का जो रीज़न है, बिकॉज टेस्ला का पास्ट में ये हो रहा था, यानी मैंने फर्स्ट वाला यूज़ कर लिया, बट इंडस्ट्री का ये है तो उसकी तरफ कन्वर्ट करेगा, सेकेंड वाला यूज़ कर लिया, पर इलॉन मस्क ने ये बोला है, थर्ड वाला यूज़ कर लिया. एट द सेम टाइम ये डेटा ये सब पब्लिश हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता है ये इंडस्ट्री में हो रहा है. 100% बता रहा हूँ मैं, कोई भी पर्सन जो कर रहा है ना फोरकास्ट, वो फोर्थ अप्रोच से ही करता है, ठीक है, एक्सेप्ट वंस अगेन वो जो लिंक्डइन में लोग पोस्ट कर रहे हैं, वो लोग केवल पास्ट का ले रहे हैं चेप, पास्ट का ले रहे हैं चेप, उन लोग का बात अलग है. अदरवाइज रियल लाइफ में कोई भी फोरकास्ट कर रहे हैं, द फोरकास्ट इज डन एज पर एनालिस्ट जजमेंट. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू क्रिएट अ बायस फॉर इट. यू कांट राइट दैट, ऑथर ने क्या ये नहीं बोला है. तो आप अगर समझोगे तो आप इंपॉर्टेंट समझोगे कि सर सही बोल रहे हैं कि पास्ट यूज करो, कन्वर्जेंस होगा, इंडस्ट्री की तरफ भी मूव करेगा. कितना वो डिपेंड करता है. अगर बहुत ही यंग प्लेयर है जो अभी अभी एंटर किया है, नया बुद्धि लगा रहा है, तो इंडस्ट्री की तरफ कन्वर्ज नहीं करेगा अभी. पर यंग प्लेयर हुए 2-3 साल हो गया है, अब जाके वो थक रहा है टेस्ला, तो जाके अब इंडस्ट्री की तरफ कन्वर्ज करेगा. पर प्लस मैनेजमेंट ने क्या बोला, कितना इंपॉर्टेंस दे, उसका भी परसेंटेज होगा, तो वो जजमेंट से आता है. समझ गए. एनालिस्ट जजमेंट. इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है, व्हेन यू डोंट हैव व्हेन यू हैव अ सिक्लिकल इंडस्ट्री, विच इंडस्ट्री, सिक्लिकल, and you have a company which is really doing some dynamic things, नया नया काम कर रहा है, plus management guidance is not reliable or it is not given, the company does not issue forward guidance. वैसे बता दूं, बहुत सारे कंपनीज लोग अनसर्टेन टाइम्स में गाइडेंस को सस्पेंड कर देते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. मेनी कंपनीज एट टाइम्स ऑफ एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी स्टॉप गिविंग forward guidance. एग्जाम्पल था कोविड. ऑल द कंपनीज विच यूज टू गिव फॉरवर्ड गाइडेंस. तो जब जैन फेब मार्च लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया था ना, जैन फेब मार्च का रिजल्ट कब आएगा, अप्रैल मई में. तो अप्रैल मई में इंडिया में जो भी कंपनीज लोग पहले फॉरवर्ड गाइडेंस देते थे, किसी ने गाइडेंस नहीं दिया, किसी का दम ही नहीं है, वो तो पूरा ब्लैक स्वान चल रहा है. ठीक है. तो जब आपके पास तीनों अवेलेबल नहीं है, तो फोर्थ वाला एनालिस्ट जजमेंट, एनालिस्ट जजमेंट. ठीक है. सो दे आर द 4 अप्रोचेस. आज का क्लास का साथ में जो नोट्स शेयर होगा लेक्चर नोट्स के अलावा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है. बिकॉज आई वॉज जस्ट थिंकिंग मैं टाइम को कैसे बैलेंस करूंगा कि मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दूं, पर एट द सेम टाइम लिखाते हुए टाइम वेस्ट नहीं करूं. तो आई हैड टू क्रिएट द नोट्स. अंडरस्टूड. यू आर सिंसियरली एडवाइज्ड टू गो थ्रू दैट. ठीक है. एक बार आपको अच्छा लगेगा, बैकग्राउंड सारा आ गया, रियल लाइफ कंपनीज का एग्जांपल्स होगा, तो यू विल रियली लाइक द सेम. ठीक है. ये 4 अप्रोचेस है. ठीक है. लिखो प्लीज. ओके. सो वी हैव कुछ लिखे थोड़ी अभी, फोरकास्ट अप्रोचेस लिखा हुआ है. अप्रोचेस. तो अप्रोचेस में नंबर 1, सो नंबर 1 इज, एक मिनट, अमित केडिया जो रवीना टंडन को याद किया, वो बोल रहा है ऐसा, टू फोरकास्ट अ कंपनी डू वी नीड टू हैव सम आइडिया अबाउट इंडस्ट्री. तो लास्ट क्लास जब स्टार्ट हुआ था तो स्टेप 1 क्या था, कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट. स्टेप 2 क्या था, इंडस्ट्री एनालिसिस. और स्टेप 3 क्या था, कंपनी एनालिसिस फोरकास्टिंग द फ्यूचर. तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है उसका आइडिया होना चाहिए व्हेन यू सिट फॉर फोरकास्टिंग. यू कैन नॉट सिट फॉर फोरकास्टिंग विदाउट नोइंग अबाउट द पास्ट ऑफ द कंपनी एंड विदाउट नोइंग अबाउट द इंडस्ट्री और सेक्टर. इन दोनों के बिना आप फोरकास्टिंग के लिए मत बैठो. ठीक है. एकदम भी नहीं. ठीक है. ओके अमित. चलिए. सो फोरकास्ट अप्रोचेस में नंबर 1, हिस्टोरिकल ट्रेंड. एक बार ड्रॉ मत करना, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं कि अपने यहां खड़े हैं t = 0,
और ये कंपनी का पास्ट था, अगर उसी हिसाब से तुम कंपनी के फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हो, दिस वाज द पास्ट एंड दिस इज द फ्यूचर, इफ यू आर डूइंग दिस, ठीक है ना। सो ये जो आप कर रहे हो ना, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि हिस्ट्री को ही आप सीधा आगे ले जा रहे हो। पास्ट में ऐसा हुआ है, चल इतना से ग्रो करा देते, ठीक है। तो एक बार ड्रॉ मत करो अभी। जब अपने बेस रेट कन्वर्जेंस बोल रहे हैं तब क्या हो रहा है, मे बी ये इंडस्ट्री का हाल है, इट्स ग्रोइंग एट अ लोअर रेट, स्लोप देखना, स्लोप कम है। सो इन दैट केस आपको लगता है ये ब्लू वाला लाइन फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा ब्राउन के हिसाब से, यानी मैं ब्लू को ब्लू के हिसाब से ऊपर नहीं ले गया, किसके हिसाब से ले गया, ब्राउन के हिसाब से। ये बेस रेट कन्वर्जेंस क्या हो गया, बेस रेट कन्वर्जेंस। ये इंडस्ट्री था जो स्लोअर रेट से ग्रो कर रहा था, ये ब्लू वाला कंपनी था ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहा था। तुमने कंपनी का पास्ट ग्रोथ रेट को फोरकास्ट कर दिया, दैट्स दिस। तुमने इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट पे ले गया, दैट इज द अदर वन, ठीक है ना। डायग्राम कोई काम नहीं आएगा। मैं साइक्लिकल जो बोला था ना, बहुत जन को समझ में नहीं आ रहा था, लेट मी एक्सप्लेन। ये बिजनेस साइकिल है, अपने यहाँ खड़े हैं, यानी पीक पे खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं, पीक, पीक पे खड़े हैं। अब तुमने फोरकास्ट चालू किया तो तुमने अभी का जो कंडीशन चल रहा है उसके हिसाब से फोरकास्ट कर दिया, जबकि तुम लोग को दिख रहा है ये तो ये होने वाला है नहीं, तो तुम तो उसके हिसाब से कर देगा। और खासकर साइकिल प्रोमिनेंट हुआ तो इट्स अ वेरी साइक्लिकल कंपनी, हाउ कैन यू डू दैट, ठीक है। यू विल मेक अ रॉन्ग फोरकास्ट, बिकॉज अभी तो वी आर इन द बूम फेज से अच्छे दिन चल रहे हैं, वो अच्छे दिन के हिसाब से ही आप फ्यूचर का फोरकास्टिंग कर दिए, पर अच्छे के बाद तो बुरे दिन भी आएंगे ना, पूरा मिस हो जाएगा सारा, ठीक है। इसलिए सिक्लिकल में मना कर रहे हैं कि फर्स्ट टू मेथड नहीं यूज़ करना है, ओके। अगर ज़्यादा सिक्लिकल इंडस्ट्री है तो फर्स्ट टू मेथड नहीं यूज़ करना है, ऑलराइट। आई डोंट थिंक ये इस तरह से ड्रॉ करना सेंसिबल होगा, और अगर सेंसिबल होगा भी तो प्रॉपरली ड्राइंग के साथ वहाँ पे देंगे, वो नोट्स में आने दो, यहाँ गंदा मत करना मेरे ख्याल से, ठीक है। ओके, तुमने क्या लिखा है, हिस्टोरिकल, तो हिस्टोरिकल के अंदर लिख लो, बुलेट वाइज देखो इसके अंदर। फर्स्ट बुलेट, यूजिंग एवरेज ग्रोथ रेट और एवरेज मार्जिन्स ऑफ द पास्ट, यूजिंग एवरेज ग्रोथ रेट्स और एवरेज मार्जिन्स ऑफ द पास्ट फॉर द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर। तो पास्ट का जो ग्रोथ रेट था, पास्ट का जो मार्जिन्स था, वो आपने फ्यूचर में यूज कर लिया, यूजिंग एवरेज ग्रोथ रेट और एवरेज मार्जिन्स ऑफ द पास्ट फॉर द फ्यूचर, ठीक है ना। नेक्स्ट बुलेट, to be used in case of stable and mature companies belonging to non-cyclical and mature industry, non-cyclical and mature industry, non-cyclical and mature industry, पैरा चेंज। नेक्स्ट वाला है बेस रेट कन्वर्जेंस, बेस रेट कन्वर्जेंस, बेस रेट कन्वर्जेंस। फर्स्ट बुलेट, here base rate refers to industry average और GDP growth, base rate refers to industry average और GDP growth। second bullet, you assume that
you assume that the company's future growth rate or margins, the company's future growth rate or margins will converge to the base rate. Company's future growth rate or margins will converge to the base rate. अब जो कन्वर्ज बोल रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं इमीडिएट कन्वर्जेंस होगा, हो सकता है आपको लगेगा 4-5 साल में ये कन्वर्ज करेगा, तो धीरे धीरे आप उसको गिराते हुए वहाँ ले जाओगे, ठीक है, विल कन्वर्ज टू द दिस थिंग ग्रोथ रेट. थर्ड बुलेट, टू बी यूज्ड in case of young companies showing signs of moving towards industry, companies showing signs of moving towards industry, comma, non-cyclical and mature industry with established players, non-cyclical and mature industry with established peers. Next bullet, do not use it for the market leader. Do not use it for the market leader or dominant firm. Do not use it for the market leader or dominant firm. Parachange note. Do not use the above two approaches. Note, do not use the above two approaches. Do not use the above two approaches for a company which is undergoing some restructuring, comma, acquisitions, comma, changing its business model, comma, using disruptive practices, Next, तीसरा, third approach, management guidance. So management guidance में first bullet, management of several companies provide forward guidance. Management of several companies provide forward guidance. Provide forward guidance in the form of a range. Forward guidance in the form of a range. Next bullet. If you are analyzing a company, in a cyclical or disruptive industry,
and management provides regular credible guidance, provides regular credible guidance. Management provides regular credible guidance. Credible word को सर्कल. क्रेडिबल का मतलब ही है जिसको वो लोग फुलफिल किया है पास्ट में, इसलिए क्रेडिबिलिटी है कि ये होता है ना भीष्म पितामह, जो बोल दिया सो बोल दिया, वैसा वाला. ठीक है. रेगुलर क्रेडिबल गाइडेंस, कॉमा, यू में फॉलो such guidance for forecasting. You may follow such guidance for forecasting subject to the following. You may follow such guidance for forecasting subject to the following. अब वर्ड वही है तो वर्ड वही बोल रहा हूँ. कैवियाट, CAVEAT, कैवियाट, CAVEAT. कैवियाट मतलब चेतावनी. प्रिया, कैवियाट मतलब चेतावनी. ओके. कि कैवियाट मतलब होता है ये ध्यान रखते हुए. ठीक है ना. डैश. नेक्स्ट लाइन. तो चेतावनी क्या है? मैनेजमेंट इज जनरली कंजर्वेटिव. Management is generally conservative. In order to increase the probability of outperforming the guidance and earning browning points. In order to क्या लिखा? In order to increase the probability of outperforming the guidance. In order to increase the probability of outperforming the guidance and earn brownie points. Full stop. Also, management is no better than us. Management is no better than us in forecasting macroeconomic variables. Management is no better than us in forecasting macroeconomic variables. No better than us in forecasting macroeconomic variables. Full stop. So, follow management's guidance. Follow management's guidance relating to operating expenditure and capital spending. Relating to operating expenditure and capital spending. Operating expenditure and capital spending. As management has significant control. As management has significant control. As management has significant control over these items. Significant control over these items. Full stop. तो दो चीज़ था, एक था ऑब्जेक्ट्स और एक था अप्रोचेस. अब एक बार इसको समराइज करें. ऑब्जेक्ट्स को मैं नाम दे रहा हूँ O1, O2, O3, O4. 4 ऑब्जेक्ट्स था ना. ड्राइवर्स, लाइन आइटम्स, समरी, एडहॉक. O1, O2, O3, O4. इज इट ओके? अप्रोचेस को नाम दे देते अपने A1, A2, A3, A4. ऑब्जेक्ट्स फॉर O1, O2, O3, O4. और अप्रोचेस को A1, A2, A3, A4.
एज एन एनालिस्ट यू हैव टू डिसाइड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ ओ एंड ए। यार इस आइटम का ड्राइवर फोरकास्ट करे या इस आइटम को फोरकास्ट करे, कैसे फोरकास्ट करें, हिस्टोरिकल ले लें या बेस रेट ले या मैनेजमेंट गाइडेंस ले। वो चौथा बच गया अभी, पर एक बोल देता हूँ, बोलना चालू कर देते, चौथा लिखा दूंगा, चौथा एनालिस्ट जजमेंट है वो लिखा दूंगा मैं, या अपने एनालिस्ट जजमेंट लगाएं। तो आई यू अंडरस्टैंडिंग, अल्टीमेटली 4 into 4 16 का कॉम्बिनेशन है, 16 तरीके से आप फोरकास्ट कर सकते हो। व्हाट आर द क्राइटेरियन दैट यू विल यूज फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ ओ एंड ए। कैसे डिसाइड करोगे कौन सा ऑब्जेक्ट और कौन सा अप्रोच, उसका जो क्राइटेरियन है कि क्या चीज़ ध्यान रखते हुए, दे आर, एक हो गया एक्यूरेसी, एक हो गया वेरीफिएबिलिटी कि जो वेरीफिएबल है, एक हो गया एफिशिएंसी फटाफट हो जाए, एक हो गया एक्सप्लेनेटरी पावर जिसको किसी को समझा पाए। मैंने कुछ फोरकास्ट किया तो आप बोल रहे साहब बताइए कैसे फोरकास्ट किए, मैं बोला बस बता नहीं पा रहे हैं। तो एक्सप्लेनेटरी पावर का मतलब हुआ यू आर एबल टू एक्सप्लेन द लॉजिक। बाद में इट कैन बी रॉन्ग बिकॉज यू हैव नॉट सीन द फ्यूचर, बट एटलीस्ट यू आर एबल टू एक्सप्लेन द लॉजिक, द अदर पार्टी इज एबल टू अग्री, हाँ सेंस है जो बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी पावर। डिड यू अंडरस्टैंड द वर्ड एफिशिएंसी? मतलब कमती टाइम लगे, ठीक है, कमती टाइम लगता है किसमें, अगर अपने लाइन आइटम या समरी आइटम लें, लाइन आइटम या समरी आइटम, O2 O3 याद आ रहे, O2 O3 या तो लाइन आइटम उससे बेटर समरी, ठीक है। एट द सेम टाइम हिस्टोरिकल चेप दे, क्या चेप दे, हिस्टोरिकल चेप दे, लिंक्डइन, वो होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज नॉट टू बी डिसरिस्पेक्टेड, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट एफिशिएंसी कहाँ पे, जहाँ पे डिगिंग इन विल नॉट प्रोड्यूस एक्यूरेसी, जहां पे डिग करने से एक्यूरेसी तुमको मन में सच्चाई लग रहा है कि नहीं आएगा, चमकाने का बात अलग है, जहां तुमको लग रहा है कि नहीं यार मैं डिग करके करूंगा क्या, तो यहां पे बड़े सम ऑफ यू हैव नॉट हर्ड इन दामोदरन सेज दैट आई एम नॉट कनेक्टेड टू एनी कंपनी इन द वर्ल्ड। मैं किसी के लिए रिसर्च नहीं बना रहा हूं, कोई मेरे को हायर नहीं किया है, कोई जेपी मॉर्गन, कोई कुछ नहीं, मैं आप लोग के जैसे यहां बैठा हूं और मैं रिसर्च वैसे ही कर रहा हूं जैसे आप लोग करोगे, ठीक है। हाँ, सिंस NYU Stern कैपिटल IQ का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रखा है, किसका, कैपिटल IQ इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आज के डेट पे रिसर्च के लिए, तो सारा डेटा मेरे पास कैपिटल IQ और नॉर्मल सोर्सेज से है। तो मैं फोरकास्ट करते समय जैसे ही नेवर विल फोरकास्ट मटेरियल कॉस्ट, कभी नहीं। और स्टूडेंट क्या किया मटेरियल कॉस्ट में, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल सी, बता तेरा क्या आया मेरा क्या आया, अंडरस्टूड, ही विल नॉट डू दैट। इसका फोरकास्ट क्या था, सेल्स, EBIT, टैक्स रेट, जिनको पता है EBIT का पोस्ट टैक्स को बोलते हैं नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे पैट होता है ना, नो पैट, पैट तो होता है शेयर होल्डर्स के लिए, पर नो पैट होता है सबके लिए, बिकॉज हम लोग इंटरेस्ट लेस नहीं करते। EBIT का पोस्ट टैक्स, जैसे पैट होता है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वैसे ही नो पैट होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट लेस करे बिना सबके लिए, डेट और इक्विटी दोनों के लिए जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होते हैं। तो ही फोरकास्ट सेल्स, EBIT, टैक्स रेट, टैक्स रेट से नो पैट आ गया, नो पैट के बाद एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सब करना है, फ्री कैश फ्लो कि क्या बचेगा, टर्नो वैल्यूएशन, दिस इज द थिंग। He doesn't go into all that, वो 3 statement modeling कभी नहीं बनाते। He's saying that my son who joined a particular investment bank came to me and asking me, can you explain to me 3 statement modeling? बोला I don't do that। तो अपने को 3 statement modeling क्यों सीखना पड़ रहा है, जान लें अपने को क्यों सीखना पड़ रहा है, CFA क्यों सिखा रहा है। 3 statement modeling शुरू में आपको जॉब के लिए चाहिए, शुरू में आपको जॉब के लिए 3 स्टेटमेंट मॉडलिंग चाहिए, बिकॉज वो लोग बोलेगा 3 स्टेटमेंट मॉडलिंग बना, समझ गए, इसलिए आपको चाहिए। बट एज यू एंटर इन द इंडस्ट्री एंड स्टे ओवर देयर फॉर 4-5 years, यू विल फाइंड दैट 3 स्टेटमेंट मॉडलिंग इज द लास्ट थिंग दैट यू विल डू, बिकॉज यू विल बिकम हम्बल। और हम्बलनेस का मतलब क्या होता है, ऐसे 150 आइटम फोरकास्ट करना पॉसिबल नहीं है और सेंसिबल भी नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं तो मटेरियल कॉस्ट के लेवल पे फोरकास्ट करेगा COGS सही आ जाएगा, अगर तुम समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं तो,
ठीक है। तो इसलिए अपने पार्सिमोनियस का उस दिन बात किए थे अपने। जिस चीज में एक एग्जांपल दिया इन्होंने, स्विस कंपनी नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल, स्विस कंपनी नोवार्टिस बोल रहा वो 42 ड्रग्स बेचता है, 42 ड्रग्स बेचता है, और 42 ड्रग्स बेचता है 80 रीजन्स में, 80 रीजन्स में 42 ड्रग्स बेचता है, और वो ड्रग्स अलग अलग इलनेस में काम आता है। तो मेरा नॉलेज यहाँ पे लिमिटेड है, थोड़ा एग्जांपल बताओ सोच के, कौन सा ड्रग, एक मेडिसिन बताओ जो 3 बीमारी में काम आता है। टेक योर टाइम। बोला पैरासिटामोल, क्या क्या काम में आते हैं? कोल्ड, ठीक है, फीवर, बॉडी पेन, चलो ठीक है, कोल्ड, फीवर, बॉडी पेन। पैरासिटामोल काम आता है कोल्ड, फीवर, बॉडी पेन, 3 चीज में काम आता है ना, एक से सेम ड्रग। ऐसे करके कितना दवाई, कितना बीमारी, कोई लिमिट नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इफ यू इमेजिन एन एक्सेल शीट इमेजिन करो जिसमें फर्स्ट कॉलम में ड्रग्स है, क्या है? ड्रग्स। तो स्टार्ट हुआ नंबर 1 पैरासिटामोल, और पैरासिटामोल को मैंने 3 बार लिखा, 1 2 3, 3 बार सेल्फ में लिखा, पैरासिटामोल पैरासिटामोल पैरासिटामोल। क्यों? उसके बगल एक कॉलम है इलनेस, इलनेस है कोल्ड, फीवर, बॉडी पेन, वो लिखा, तो मेरे को 3 बार लिखना पड़ा पैरासिटामोल। उसके बाद उसके बगल में जो है, अगर रीजन्स को मैंने 80 नहीं लिया, ब्रॉड रीजन कर दिया, तो अमेरिकाज, एशिया, यूरोप ऐसे किया मैंने, तो इन दैट केस भी 3-4 रीजन्स होगा, तो 3-4 रीजन्स आया। तो प्लीज इमेजिन, फर्स्ट कॉलम ड्रग, सेकेंड कॉलम इलनेस, थर्ड कॉलम रीजन्स, रीजन में रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी, रीजन डी। अब 42 ड्रग्स है, और यहाँ पे बन गया था शायद 5-7 कॉलम, 42 × 7, इतना बड़ा, इतना सेल्स मेरे को फिलअप करना है, माने मेरे को 250 सेल्स फिलअप करना है उसका रेवेन्यू जानने के लिए। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, पैरासिटामोल जो है वो बुखार के लिए इंडिया में कितना बिक्री होगा, पैरासिटामोल कोल्ड के लिए इंडिया में कितना बिक्री होगा, फिर पैरासिटामोल बुखार के लिए बांग्लादेश में कितना बिक्री होगा। ठीक है, उन लोगों को पता ही नहीं कि उन लोगों को बुखार से फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, दे कैन जस्ट गो अबाउट। सो अकॉर्डिंगली, और कौन सा कंपनी है जो डिस्क्लोजर सेक्शन में बताता है कि मेरा पैरासिटामोल बिका तो बुखार के लिए कितना बिका? ये डिटेल कौन सा कंपनी मेंटेन करता है हमको तो पता नहीं है, कि जहां पे एक ड्रग केमिस्ट के शॉप में जो आपका प्रिस्क्रिप्शन था उसमें वो देखेगा कि तेरे बुखार था क्या, फिर नोट करेगा और रिपोर्ट करेगा अपने होलसेलर को कि पैरासिटामोल इतना बिका बुखार के लिए, इतना बिका बदन दर्द के लिए। अरे तुम कहाँ का मैराथन लड़ रहे हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? कल जब बोले थे ना हमने पार्सिमोनियस का बात एंड रेगुलरली डिस्क्लोज, तो हमने वही बात कर रहे थे। इन केस यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड यू रिक्वायर्ड दिस एग्जांपल। ओ, तो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जब फार्मास्यूटिकल का नोवार्टिस का फोरकास्ट करेंगे तो रेवेन्यू को लाइन आइटम मानेंगे, ड्राइवर्स पे नहीं जाएंगे। सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जब नोवार्टिस का रेवेन्यू फोरकास्ट करेंगे तो आप लाइन आइटम पे जाएंगे, जो लाइन आइटम था ना ऑब्जेक्ट नंबर 2 O2, और आप उस पर नहीं जाएंगे, क्या बोलते हैं, ड्राइवर पे। मैं ये नहीं बोला, तो क्या बोला? मैं ये बोला कि कुछ ब्लॉकबस्टर ड्रग्स है नोवार्टिस का जो अभी आया होगा, ओबेसिटी का ड्रग नया आया होगा, आई डोंट नो, कुछ ब्लॉकबस्टर ड्रग है जो उसका 15-20% ऑफ द रेवेन्यू टान रहा है, माने 15% 20% रेवेन्यू उस ड्रग से आ रहा है। तो पहला बात तो वो इंपॉर्टेंट है, देख यार वो 15-20% है रेवेन्यू का, ठीक है। नंबर 2, ब्लॉकबस्टर, उस पर नया हैपनिंग कुछ हो रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स में। तो जहाँ मेरे को आई नीड, माने मेरे को खटनी के बदले फायदा चाहिए, वो जो वंस अगेन पेरेटो प्रिंसिपल 80-20, तो वो जो सेल्स थे ना, उन सेल्स में मैं इलनेस पर तो जाऊंगा ही नहीं, बता श्योर हूँ मैं, इलनेस को तो गया तेल लेने, मैं वो ड्रग पकड़ूंगा और वो रीजन पकड़ूंगा जो मेरे काम का है। तो उन सेल्स में से जो वो वाला सेल है ना कि ये वाला ड्रग, और सर अमेरिका में इसका 15% रेवेन्यू, वहां पे मैं बुद्धि लगाऊंगा, बताओ क्या होगा। आई विल अप्लाई माई ब्रेन। ओके, बाकी जिनका पेटेंट एक्सपायर होने वाला है, जो मेच्योर ड्रग हो गया है, एक तरीके से सेल हो रहा है, उसका तो एक सर्टेन पैटर्न बन गया है ना, उसका मैं सीधा फोरकास्ट कर दूंगा। आई विल नॉट गो इनटू द ड्राइवर वाला एस्पेक्ट। तो व्हेन यू फोरकास्ट, इट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट जैसे अपने किताब में लिख रहे हैं, आप उसके अंदर भी मिक्स करोगे, कुछ एक्सटेंट तक ड्राइवर, कुछ एक्सटेंट तक लाइन। Understood? It's a very evolving aspect, and therefore if somebody remarks that why is serious analysis a very challenging profession, because in a single industry
द सिलेबस इज वाइडर देन CFA लेवल 1 प्लस लेवल 2 प्लस लेवल 3। एक सिंगल इंडस्ट्री जो है ना, इट इज बिगर देन CFA लेवल 1 प्लस लेवल 2 प्लस लेवल 3, बट देन ऑल्सो इट्स ईजियर। वाई इट्स ईजियर? बिकॉज देयर यू आर डूइंग प्रैक्टिकल। तो व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिकल ना, एक अलग दिमाग चलता है। व्हेन यू आर स्टडिंग एकेडमिकली, दिमाग का एक लिमिटेशन होता है, इट कैन नॉट एब्जॉर्ब। ह्यूमन बीइंग्स एब्जॉर्ब द बेस्ट व्हेन दे आर अप्लाइंग द सेम, and hence our stress on examples, our stress on questions in between. Understood? So one has to decide upon the combination of O1, O2, O3, O4 and A1, A2, A3, A4. Let's call it objects into approaches into criterion. क्या है? Objects into approaches into criterion. Criterion हो गया, कहाँ पे efficiency दिखाना है, फटाफट करना है, बिकॉज सर ये मटेरियल आइटम है नहीं और सर इसका डिटेल्स भी नहीं है। सच बताइए सर, आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा बुद्धि है इसको फोरकास्ट करने में? नहीं है, सीधा कर, ठीक है ना। पर जहाँ पे मटेरियल आइटम है और आपको एक आइडिया है इसमें ये होगा, ठीक है, ट्रेंड है, ट्रेंड का कितना सारा स्टोर्स है, उन्होंने क्या बोला, वो लोग कितना स्टोर्स और खोलने वाले नेक्स्ट ईयर, उन लोग के एग्जिस्टिंग स्टोर्स में कितना सेल्स हो रहा है, सेल्स पर स्टोर क्या हुआ है, सेल्स पर स्टोर किस रेट से बढ़ने वाला है, नया स्टोर जो खुलेगा किस रीजन में है उसका सेल्स क्या होगा, अकॉर्डिंगली मैं ट्रेंड का फोरकास्ट करूंगा। अंडरस्टूड? तो वहां ड्राइवर्स लेवल पे मैं जाऊंगा, बिकॉज रेवेन्यू ही तो है। रेवेन्यू को ड्राइवर लेवल पे जो नहीं करेगा वो क्या करेगा? अंडरस्टूड? ठीक है। सो जो क्राइटेरियन है एफिशिएंसी, अब ये बता दें, जो लोग भी ऑब्जेक्ट्स में O1 चुनते हैं, O1 दे आर टेकिंग अ कैलिबर, बिकॉज वो लोग ड्राइवर्स के लेवल पे जाने वाले हैं। तो O1 अगर आप चुन रहे हैं, उसका फायदा क्या है? इट विल हैव एक्सप्लेनेटरी पावर, इट विल हैव, एक्सप्लेन कर पाओगे किसी को कि मैंने ट्रेंड का ये फोरकास्ट क्यों किया, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन। इट मे रिजल्ट इन मोर एक्यूरेसी। तो मल्टीपल चॉइस से पूछेगा, अब पर्टिकुलर एनालिस्ट ने ड्राइवर्स को लेके फोरकास्ट किया, दूसरे एनालिस्ट ने लाइन आइटम को लेके फोरकास्ट किया, तो इन दैट केस फर्स्ट वाले एनालिस्ट का डेफिनेटली फोरकास्ट ज्यादा एक्यूरेट होगा एज कंपेयर टू सेकंड वाला। रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ड्राइवर्स के बेस पे किया वो एक्यूरेट फोरकास्ट करेगा, ठीक है, बट वो ज्यादा एक्सप्लेन कर पाएगा एंड वो एक्यूरेट कर सकता है। MAY मे वर्ड लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेटरी पावर तो ड्राइवर्स लेवल पे होना ही है 100%। गॉट इट? ठीक है। तो एक्सप्लेनेटरी पावर, एक्यूरेसी, वेरिफिएबिलिटी, ये सारे क्राइटेरियंस है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप प्लीज एग्जाम्पल के साथ नोट शेयर होगा, वो एग्जाम्पल्स दिया रहेगा कि कंपनी का, टेस्ला का, इसका, उसका एग्जाम्पल दिया फटाफट। और सिंस अपने इतने अच्छे से रीड कर लिए ना, खासकर कोई आज ही अगर शाम को देखता है कि चल सर बोले थे एक बार देख लेते, तुमको मजा आ जाएगा। हाँ, बाद में जाके क्या होता है, 15 दिन 20 दिन बाद तो सब डेप्रिशिएट हो जाता है, देन यू स्टार्ट फीलिंग याद ही नहीं है सर का लॉजिक क्या था क्या नहीं था, दैट वे। अंडरस्टूड? तो डेफिनेटली रीड करना। पवन बोल रहा है आवर ब्लॉकबस्टर ड्रग्स, ओके, पवन में भी इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आर एंट्रेस्टो। आवर या तो इंडिया का बोल रहा है क्या? एंट्रेस्टो, हार्ट फेलियर एंड कॉजेंटिक्स, ठीक है। तो पवन, you seem to be having a good idea of the pharmaceutical sector. Either you are working over there or you have a tremendous inclination towards it. Very good, keep it up. Manas, you said that we should not use the historical approach for firms whose business is cyclical. But if we consider past cyclical patterns, so wouldn't we be able to forecast it better? Okay. मानस का क्वेश्चन समझ गए? वो बोल रहा है आपने बोला सिक्लिकल में आप हिस्टोरिकल मत यूज़ करना, सिक्लिकल में हिस्टोरिकल मत यूज़ करना। उसका रीज़न था वो मैंने जो ग्राफ बनाया था कि ऐसे ग्राफ अपसाइड में था उसको लेके। तो बोल रहा है कांट वी डू समथिंग, हमने हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग बिजनेस साइकिल चैप्टर तो किया ही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग को हिस्टोरिकल पैटर्न समझ में आ गया। तो कुछ याद है मानस, कुछ अपने डिस्कस किए थे जो लोग बिजनेस साइकिल चैप्टर किए, बिजनेस साइकिल्स आर रेकरेंट और दे आर पीरियोडिक। जिन्होंने बिजनेस साइकिल किया, बिजनेस साइकिल इज अ रेकरेंट फिनोमिनन और अ पीरियोडिक फिनोमिनन। क्या हो रहा है? रेकरेंट, रेकरेंट का मतलब वो जो बार बार रिपीट होगा, पीरियोडिक मतलब वो जो 4-4 साल में रिपीट होगा। इट्स अ रेकरेंट फिनोमिनन, इट्स नॉट पीरियोडिक। अच्छे अच्छे लोगों का नानी दादी सब याद आ जाते हैं बिजनेस साइकिल को फोरकास्ट करने में। माने तुम्हारा दम होगा कि तुम ये बोलेगा सर नेक्स्ट 2 साल
रिसेशन चलेगा, फिर 3 साल बूम चलेगा, फिर ये होगा। वाह, ये केवल विष्णु जी कर सकते ऊपर बैठ के, बिलीव मी। तो अगर मानस वो पॉसिबल है तुमसे बता दे, तो ऑथर के ऊपर तुम हो। मैं तुमको पुल योर लेग नहीं कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू से इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट यू फील दैट यू कैन फोरकास्ट द साइकिल का दिस थिंग, तो इन दैट केस यू कैन अप्लाई हिस्टोरिकल अप्रोच फॉर द पर्पस ऑफ सिक्लिकल कंपनी ऑल्सो इन रियल लाइफ, नॉट इन द एग्जाम एटलीस्ट। तो द ऑथर हैज अज्यूम्ड ह्यूमिलिटी कि नहीं कर सकते। तो ऑथर ने जब लिखा ना सिक्लिकल मत लगाना, तो वो ये माना कि अभी अगर अपने आप साइकिल में हैं तो आप अभी का 3-4 साल देख के ना फोरकास्ट कर दोगे तो आप फोरकास्ट हो जाएगा। या अभी हम लोग अगर ट्रफ में हैं तो आप अभी का दयनीय स्थिति देख के फोरकास्ट कर दोगे तो डाउन डाउन हो जाएगा। ऑथर ने ये समझ के बोला है, और आप जो बोले हो मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूं। बिकॉज वाई शुड वी नॉट हैव अ हायर ईगो, वी शुड बी हैविंग द सेम। आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट एट ऑल, ठीक है, फॉर दैट मैटर। ठीक है, यू अंडरस्टूड हिज डाउट एंड माई रिप्लाई, ठीक है, द डाउट वॉज वेलकम। ठीक है, सो 4th वाला लिख ले पहले तो। फोर्थ अप्रोच, एनालिस्ट जजमेंट। एनालिस्ट जजमेंट, और मैंने पर्सनल लेवल पे बोला था केवल एक ही अप्रोच होता है, मेरे ख्याल से वो एनालिस्ट जजमेंट है, जिसमें बाकी 3 ऊपर का अलग अलग वेट्स में अलग अलग केसेस में यूज होता है टू फॉर्म द जजमेंट according to me, but you can't think about this language in the CFA level 1 exam for the purpose of multiple choice at all. Instead क्या काम आएगा वो लिखा रहा हूँ, analyst judgment लिख दो। First bullet, as per the author, comma, this is more of a balancing figure. This is more of a balancing figure, माने रेसिड्यू जो होते हैं ना, this is more of a balancing figure, dash, if we are not able to apply the first 3 approaches, if we are not able to apply the first 3 approaches, if we are not able to apply the first 3 approaches, comma, we fall back to this one. We fall back to this one. We fall back to this one. Full stop. Para change. Next bullet. At the risk of sounding repetitive. At the risk of sounding repetitive. At the risk of sounding repetitive. Comma. If you are studying a disruptive company in a cyclical industry, disruptive company in a cyclical industry, disruptive company in a cyclical industry where management guidance, disruptive company in a cyclical industry where management guidance is unavailable / unreliable. Management guidance is unavailable / unreliable. Management guidance is unavailable / unreliable, comma, you have to use this approach. You have to use this approach. माने स्वयं का बुद्धि लगाना पड़ेगा. You have to use this approach. Next bullet. This approach uses surveys. This approach uses surveys. यानी आपको उबर का फोरकास्ट करना था 2013-14 में, ठीक है, तो आप उबर कैब में बैठ गए और उसको बोले कलकत्ता घुमा, 13-14 मतलब न्यूयॉर्क घुमा, और उसके बाद ड्राइवर से पूछ रहे हो तो आप लोग को किस हिसाब से देता है? ओ गाड़ी आप लोग का है, ओ 80 आप लोग को मिलता है, कितना ऑर्डर एक दिन में आ जाता है? माने एक तरह से ये भी सर्वे ही है. इट्स व्हाट इज कॉल्ड कलेक्टिंग प्राइमरी एविडेंस.
तो वेंडर से, सप्लायर से, कस्टमर से फीडबैक लेके, व्हेन आई से यू डोंट बी यू एज अ पर्सन, आई मीन टू से यू एज अ पर्टिकुलर फंड, और यू अंडरस्टैंडिंग इज कंडक्टिंग दैट प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे डन बाय समबडी एल्स. ठीक है, यूज ऑफ सर्वेज, क्या लिखा है लैंग्वेज? दिस अप्रोच यूजेस सर्वेज, कॉमा, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स. तो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स में सुन लो, कंपनी का जो सेल्स है, कंपनी का सेल्स वो अपने को पता है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स. कंपनी का सेलिंग प्राइस ओवर द लास्ट 10 ईयर्स पता है. कंपनी का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ओवर द लास्ट 10 ईयर्स पता है. इंडिया का पर कैपिटा इनकम लास्ट 10 ईयर्स का पता है, एंड सो ऑन. तो आपने क्या किया? आपने बोला कि जो सेल्स है इट इज अ फंक्शन ऑफ सेलिंग प्राइस, इट इज अ फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इट इज अ फंक्शन ऑफ इंडिया का पर कैपिटा इनकम. ठीक है, तो और अकॉर्डिंगली आपने उसके बीच में रिग्रेशन किया. तो रिग्रेशन किया मतलब इंडियन वाइज, तो रिग्रेशन मतलब क्या होता है? बहुत सारा कॉलम बना के x1 x2 समेशन दिस करना पड़ेगा, बट ये सब फालतू चीज़ें CFA में नहीं है. आपने वो पूरा का पूरा उठा के एक्सेल में डाल दिया. ठीक है, तो और मल्टीपल रिग्रेशन अपने आप ही रन हो जाएगा, उसका आउटपुट आ जाएगा. आउटपुट क्या आया कि भाई y इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग x1 प्लस समथिंग x2 प्लस समथिंग x3 प्लस समथिंग x4. या फिर वो भी क्यों, आपने मशीन लर्निंग मॉडल में डाल दिया कि जहाँ मशीन को क्या बोल रहे हैं, भाई तेरे को दिख रहा है ना कि सेल्स देख चेंज हो रहा है और ये सारा फैक्टर्स चेंज हो रहा है, तो तुम अपने आप ही रिलेशन निकाल दे, बिकॉज तुम तो मशीन है, हम तो ह्यूमन है, हम तो देख नहीं पा रहे, तुम तो देख पा रहा होगा. पैटर्न आइडेंटिफाई कर दे, और पैटर्न आइडेंटिफाई करके एक मॉडल निकालना, जैसे अब नेक्स्ट टाइम जब अपने को ये सब पता होगा तो फोरकास्ट कर पाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यू आर यूजिंग सम स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, either the traditional models of regression or the more modern models of machine learning for the purpose of forecasting. So you appreciate why is QM being taught to you. QM is not the type of QM, the statistics of class 11, 12, okay, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 class marks, frequency, tally marks, तेरा कितना आया, मेरा कितना आया. ठीक है, इट इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड QM, जहाँ ओनली द स्टोरी इज इंपॉर्टेंट, द टूल्स आर देयर, यू फीड द टूल्स, यू हैव द आउटपुट, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द आउटपुट. वो वाला QM है, which is how the industry runs. So it is not pathetic at all. Just that level 1 में थोड़ा base building में probability का basics आ गया, सब आ गया, वरना it's fantastic and it's a great thing. तो आप surveys use करते हो, आप statistical models use करते हो, ठीक है, etc. Just one second, somebody is asking a question in the classroom. Yes. हाँ, प्रोप्राइटरी प्राइमरी रिसर्च में वो आया, पूछ रहे ये पूरा प्रोप्राइटरी प्राइमरी रिसर्च में आया क्या? प्रोप्राइटरी प्राइमरी रिसर्च वो हुआ जिसमें हम खुद रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं. अब ऐसा भी हो सकता है हम दूसरे से रिसर्च जो है वो बाई कर रहे हैं, समझ गए? तो वो प्रोप्राइटरी नहीं होगा फिर. ठीक है, ओके. एक स्टूडेंट बोल रहा है सर PCA का ही बात किया था आपने, PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, अभी साइकिल्स वाले चैप्टर में. ठीक है, एनीवेज सबका किया हुआ नहीं है. सो क्या लिखे? दिस अप्रोच यूजेस सर्वेज, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स एटसेट्रा. बस काफ़ी है, फुल स्टॉप. पैरा चेंज. हाउ डू वी डिसाइड upon the object bracket O1, O2, O3, O4, O1, O2, O3, O4. पीछे जाके नाम दे दोगे तो बेटर रहेगा. वहाँ चारों ऑब्जेक्ट को नाम दे दो ना, O1, O2, O3, O4. लास्ट क्लास के नोट्स में O1, O2, O3, O4. लास्ट क्लास में जो चार ऑब्जेक्ट लिखे थे ना अपने, O1, O2, O3, O4. ठीक है, फिर आगे यहाँ आ जाओ. एंड अप्रोचेस ब्रैकेट A1, A2, A3, A4. एंड अप्रोचेस ब्रैकेट A1, A2, A3, A4. अप्रोचेस A1, A2, A3, A4. क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट लाइन.
we use the following criterion. We use the following criterion. We use the following criterion. Dash. Next line. Efficiency. ब्रैकेट में फटाफट, कॉमा एक्यूरेसी, कॉमा वेरीफिएबिलिटी, वेरीफिएबिलिटी, ओके, VERI, वेरीफिएबल, ओके, वेरीफिएबिलिटी एंड एक्सप्लेनेटरी पावर, explanatory power. Para change. For instance, if you choose O1 A3, O1, A3, O1 क्या हुआ? ड्राइवर्स, A3 क्या हो गया? मैनेजमेंट गाइडेंस, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, पैराचेंज फर्स्ट बुलेट, यूज ऑफ ड्राइवर्स ensures better explanatory power. Use of drivers ensures better explanatory power. Use of drivers ensures better explanatory power. आप समझा पाओगे किसी को कि देखो स्टारबक्स का इतना सारा स्टोर्स है, ये उसका प्राइस है, इतने सारे लोग वॉक इन करते हैं, ओके, ऐसा ऐसा था लास्ट ईयर, अब ये इतना होगा, सुनने वाले को लॉजिक लग रहा है, ठीक है, बट मे और मे नॉट बी, more accurate, but may or may not be more accurate, may or may not be more accurate. Next bullet, use of A3 tends towards वेरीफिएबिलिटी, आप वेरीफाई कर पाओगे ना, कोई भी देख लो मैनेजमेंट गाइडेंस क्या है, मैंने तो उसके अनुसार बोला है, तो जिसको भी बोल रहे हो, यू आर ट्राइंग टू से दैट ट्रेंड ने तो बोला है ना, वो इतना स्टोर्स बढ़ा रहा है, हमने वही यूज किया, इट इज वेरीफिएबल, गॉट इट। तो मैं इसका बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दे रहा हूँ ना O1 A3 का, तो आज के नोट्स पे बहुत सारा एग्जाम्पल दिया रहेगा, तो तुमको अगर वो केवल शब्द लग रहा है, एफिशिएंसी, क्या बोलते हैं, और क्या था, वेरीफिएबिलिटी, एक्यूरेसी, एक्सप्लेनेटरी पावर होता है ना, तो तुमको फील करना है एग्जाम्पल, तो बहुत सारे एग्जाम्पल वहाँ दे दूंगा लिख के, तो अकॉर्डिंगली आप देख लेना उसको, ठीक है ना, एग्जाम के लिए तो सफिशिएंट है। पैरा चेंज, फोरकास्ट हॉराइजन, लास्ट पार्ट, फोरकास्ट हॉराइजन, ओके सर, कितने साल का फोरकास्ट करें? उस पर पहला चीज है, जो एनालिस्ट है या फंड मैनेजर है, वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है या शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है तो 3 से 5 साल का फोरकास्ट होता है, मेरे ख्याल से तो 8 से 10 साल का होता है, बट मैं ऑथर के ऊपर नहीं जा सकता हूँ, तो बिकॉज ऑफ विच मैं वही बोल रहा हूँ जो लिखा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है तो 3 to 5 ईयर्स का फोरकास्ट, और अगर शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है तो 6 months to 1 year का फोरकास्ट होता है, ठीक है। जो मैं कल एग्जांपल देना चाह रहा था कि somebody has got hospitalized, या सपोज कोई होटल था, होटल चेन, और वो होटल चेन एकदम गया गुजरा था, कोई मोट नहीं है, कुछ नहीं है, पर कोविड में तो उसका और हालत ख़राब हो गया, ठीक है। तो अपने को लग रहा है कि 6 महीने में कोविड ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज ऑफ विच होटल इंडस्ट्री का दाम बढ़ेगा ना सबका, तो अकॉर्डिंगली इस वाले होटल चेन का भी शेयर का दाम बढ़ जाएगा। अभी नीचे दाम पे मिल रहा है, चल 6 महीने में फ़ायदा हो जाएगा, तो हम लोग इसको लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना चाह रहे, हम लोग केवल एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वाइज देख रहे हैं, ओके। तो उस केस में हम लोग को लंबा चौड़ा फोरकास्ट नहीं चाहिए, नेक्स्ट 6 months में ये अर्निंग क्या रिपोर्ट करेगा, इसका मल्टीपल क्या होगा, हो गया।
ठीक है। तो फोरकास्ट डिपेंड्स अपॉन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जो अपना पैसा लगा रहा है या एनालिस्ट है वो तो सोचा होगा ना हम क्यों ले रहे हैं, तो क्लियर कट है उसके हिसाब से। ठीक है, अगर आप 1 साल के हिसाब से 6 महीने के हिसाब से ले रहे हो तो आप 5 साल का फोरकास्ट क्यों करोगे, स्टुपिडिटी है। ठीक है। दूसरा, अगर कंपनी में कुछ हो रहा है, द कंपनी हैज डन अ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग, कंपनी ने कुछ एक्विजिशन किया है हैवी स्पेंड करके, तो वो जो कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, एक्विजिशन हुआ है, उसका इफेक्ट तुरंत आ जाता है कि आने में टाइम लगता है। टाइम लगता है यार, एक एक्विजिशन की है, एक ही है, तो नया कुछ बड़ा प्लांट बैठा देगा वगैरह, उसका पूरा सब चीज़ होने में टाइम लगेगा ना, सब कुछ होने में। तो अकॉर्डिंगली वो जो टाइम लगेगा, तो सबको तुमको लगता है 4 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? 4 साल। तो कम से कम 4 साल का होराइजन होना चाहिए। यू हैव टू अलाउ फॉर द इफेक्ट ऑफ दैट एक्टिविटी टू टेक प्लेस ना, अदरवाइज तो सारा का सारा कैपिटल स्पेंडिंग ये सब बैलेंस शीट में प्लांट ये सब हाई हो गए और तुरंत इफेक्ट आएगा नहीं, तो आप 1 साल का लोगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। अंडरस्टूड? तो यू हैव टू मेक एटलीस्ट इतना साल का फोरकास्ट जिससे कि वो कैप्चर हो पाए उसका इफेक्ट। तीसरा, अगर सिक्लिकल कंपनी है, मानस अगर सिक्लिकल इंडस्ट्री है, कंपनी सिक्लिकल इंडस्ट्री है, तो उस केस में यू हैव टू असेस एज पर द इंडिकेटर्स दैट वी हैव डन इन द बिजनेस साइकिल चैप्टर, अपने कौन से स्टेज पे है। सर अभी अपने कॉन्ट्रैक्शन में है, अभी अपने कॉन्ट्रैक्शन में है, आपने अभी ट्रफ में है, तो अपने मिड साइकिल में कब पहुंचेंगे? क्या बोला? मिड साइकिल। तो मिड साइकिल इज नीदर लेट एक्सपेंशन, एकदम हाइट्स ऑफ बूम भी नहीं है, नॉर द कॉन्ट्रैक्शन। मिड साइकिल इज दिस। ऑब्वियसली यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग बाय द वर्ड। एक सेकेंड दिखा रहा हूं। सो यू मे बी अंडरस्टैंडिंग मिड साइकिल का मतलब नहीं ये बोलना चाह रहे ये। तो आर वी ओवर हियर और ओवर हियर, व्हेन विल वी रीच द मिड साइकिल? सर 7 years, 1 2 3 4 5 6 years में। ठीक है। तो आपको फिर 6 साल का डेफिनेट लेना चाहिए। जब सिक्लिकल कंपनी को स्टडी कर रहे हैं तो यू शुड टेक दैट नंबर ऑफ ईयर्स जिससे कि आप वहाँ पहुँच सके। एंड नाउ यू ऑल मे फील दैट सर इट इज इनकंसिस्टेंट विथ व्हाट यू सेड 10 minutes अर्लियर व्हेन यू वर रिप्लाइंग टू मानस दैट हाउ कैन वी फोरकास्ट। इसके अंदर सिक्लिकल कंपनी में मैं इस चीज़ को सिनेरियो में डालूंगा। किसको? सिनेरियो में। सिनेरियो मतलब 6 साल में पहुँचेंगे मिड साइकिल में कि 4 साल में कि 8 साल में, ये 3 सिनेरियो हो जाएगा। समझ गए? सिंस आई नो दिस इज अ क्रिटिकल फैक्टर, देयरफॉर आई विल पुट दिस इनटू माय सिनेरियो कि 6 साल या 8 साल या 4 साल। अंडरस्टूड? तो ये बोला हुआ है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अंडरस्टैंडिंग कि सिक्लिकल कंपनी में कितना साल लेना है, उतना साल जिससे कि मिड साइकिल में पहुंच जाए। रीस्ट्रक्चरिंग वाले कंपनी में कितना साल जिससे रीस्ट्रक्चरिंग का इफेक्ट आ जाए। अदरवाइज नॉर्मली क्या करना है, लॉन्ग टर्म है तो 3-5 साल, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन है तो 6 महीने 1 साल। इज इट ओके? बस ये लिखा हुआ है इन द फोरकास्ट हॉराइजन वाला पार्ट। स्ट्रेट अवे गिफ्ट होगा अगर एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, लिखो प्लीज। हाँ, फोरकास्ट हॉराइजन, तो फर्स्ट बुलेट long term orientation dash 3 to 5 years, long term orientation dash 3 to 5 years. Next line, short term orientation dash 6 months to 1 year. 6 months to 1 year. Next, cyclical industry dash forecast should take you to mid cycle. Forecast should take you to mid cycle. Should take you to mid cycle. Mid cycle word important है, double underline. Next bullet, company undergoing restructuring or acquisition. Company undergoing restructuring or acquisition.
company undergoing restructuring or acquisition, restructuring or acquisition dash, you have to allow that number of years which it will take the company to show the effect of such restructuring, the company to show the effect of such restructuring, ठीक है, ओके। तो ये अपना LOS A कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, और इनफैक्ट इवन मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया बहुत जगह, तब भी देखो अपने को 2 क्लास लग गया 1.5 घंटे का। यू कैन अंडरस्टैंड, कोई तरीका ही नहीं इससे ज़्यादा शॉर्ट करने का, तो फिर तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। क्वेश्चन इसका बच गया, क्वेश्चन सॉल्विंग इसका बच गया, उसका टाइम बचाने के लिए इसके होमवर्क क्लास पे डाल देते हैं। पर बिलीव मी, अगर क्वेश्चंस आप डायरेक्टली ट्राई करोगे, यानी कि जो होमवर्क फाइल शेयर होगा उसको वीडियो मत सुनना, उसका क्वेश्चन डायरेक्टली ट्राई करना, तुमको पता चलेगा कितना राइट हुआ। यू विल बी हैप्पी अबाउट इट, डेट मेरा भी तो यार 60% राइट हो गया। उसके बाद तो वीडियो सुन लेना सिलेक्टेड क्वेश्चंस का या पूरे का, ठीक है। ये होमवर्क पे डाल देंगे क्वेश्चन सॉल्विंग इसका, ठीक है। सो फ्राइडे अपने सीधा LOS B में चले जाएंगे। भाव्या दोषी, लास्ट पार्ट रिपीट कर दीजिए प्लीज़, नोट से चेक कर लीजिएगा ड्राइव में, ठीक है ना, वरना कॉपी लेके मेरे को रीड आउट करना पड़ेगा, अभी क्या फ़ायदा। चिराग महेश्वरी बोल रहा है मेजर कैपेक्स ऑल्सो वी हैव टू अलाउ टाइम, या मेजर कैपेक्स का मतलब रीस्ट्रक्चरिंग ही था। यस चिराग, मेजर कैपेक्स का मतलब रीस्ट्रक्चरिंग ही था। ओके, सो मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। वी आर स्ट्रेट अवे मीटिंग डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, 10:30 फॉर द LOS नंबर B।